हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। धुली खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली। सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसी गुजरी है ज़िंदगी? अगर आप कहेंगे ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरी तो मैं समझ जाऊंगी। बहुत सारे लोग बड़े सुपरस्टिशियस भी होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, अगर उनको कोई चीज़ सूट नहीं करती है तो वो कहते हैं कि ये मुझे रास नहीं आई, ये जगह मुझे रास नहीं आई, ये मुल्क, ये शहर मुझे रास नहीं आया, ये इलाका मुझे रास नहीं आया। और सारा जो इल्ज़ाम है वो उस जगह डाल देते हैं और ये नहीं सोचते कि उन्होंने क्या गलती की है। कोई भी ऐसी बिज़नेस में नुकसान हुआ या किसी भी चीज़ के प्रॉपर्टी में नुकसान हुआ या कोई पैसों का नुकसान हुआ तो आप हमेशा किसी ना किसी को इल्ज़ाम ठहराने के लिए जो है ना रखते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ। अपने दिल की तस्कीन के लिए, अपने दिल के सुकून के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि उनको रास नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभार कुछ खाने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती तो आप कहते हैं वो जो उस रेस्टोरेंट में खाना खाया था ना मुझे रास नहीं आया। या फिर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट लगाई हो या इस्तेमाल की हो और उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो जितनी अच्छी होनी चाहिए थी वो उसके बजाय और बुरी हो गई, तो आप कहेंगे भाई ये स्किन प्रोडक्ट मुझे तो रास नहीं आई। कोई दिन, कोई तारीख, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें गड़बड़े हो जाए तो आप उस तारीख को कसूरवार ठहरा देते। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग 13 तारीख से ज़रा दूर रहते हैं। बहुत सारी लिफ्ट्स पे मैंने 13 नंबर जो है वो नहीं देखा होता कि 13 फ्लोर को स्किप कर देते कि वो बहुत सारे लोग सुपरस्टिशियस होने की वजह से कहते हैं 13 नंबर बनूँ से। आई डोंट नो, सबके अपने अपने दिमाग होते हैं। अच्छा, और हम समझते हैं खाली हम सुपरस्टिशियस हैं, जो हम पाकिस्तानी, ऐसा नहीं है। जो जितने गोरे, जितने ब्रिटिशर्स सुपरस्टिशियस होते हैं वो तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। ये काली बिल्ली रास्ता काट गई और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें वहीं से हमें मिली हैं और वहीं से जो है ना वो हमारे आबाओ अजदाद ने बोलता नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, सूरज ग्रहण होता है या चांद ग्रहण होता है तो ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। ये सारी बातें वहीं से सुनी हुई हैं हमने। सो आज हम सुपरस्टिशंस पे नहीं, लेकिन हम जो चीज़ें हमारे सेलिब्रिटीज़ को रास नहीं आई उन पे बात करेंगे और क्या ये रास आने वाली चीज़ सही भी है कि नहीं, ये इस प्रोग्राम के एंड में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ एक अच्छा से फ्राइडे का स्टार्ट करने के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज का टॉपिक, कोई चीज़ मुझे रास नहीं आई। अब हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो बताएंगे कि उनको क्या लगता है कि ज़िंदगी में कौन सी चीज़ उनको रास नहीं आई। हमारे पास हैं हिना बयात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपसे ट्रेनिंग कर रही हूँ। ट्रेनिंग हो रही है हमारी ब्लैक। और मेरे साथ हैं नताशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप बड़ी अच्छी लग रही हैं आज ईस्टर्न अटायर में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा कि आज ना शलवार कमीज पहननी चाहिए, है ना। वेस्टर्न बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी। और हमारे साथ हैं अंबर खान। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो जैसे हम ब्रेक पे बात कर रहे थे, अभी जब प्रोग्राम ही शुरू हुआ था हम कह रहे थे हम तो शलवार कमीज़ भी जो है वो बाहर पहन के अगर जाएं तो
हमारी इतने कंफर्टेबल कपड़े हैं, हम ये बातें कर रहे थे ब्रेक से। कंफर्टेबल भी है, एलिगेंट भी है, और सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में सिवाय हमारे कोई शलवार नहीं पहनता। नहीं तो मैं तो हमेशा जब जर्नलिस्टिक कॉन्फ्रेंसेस में जाती थी तो मैं हमेशा शलवार कमीज लेकर जाती थी, नॉट इवन पैंट्स, क्योंकि जहाँ आप जाते हैं कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, वो देखते कहते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, कितना खूबसूरत लिबास है। अच्छा, मैं तो पहनती ही बहुत कम हूँ ना शलवार कमीज, तो जब मैं पहनती हूँ तो वो सब शायद नोट करते हैं, तो सब तारीफ करते हैं, तो मैं इसलिए कहती हूँ शायद मैं लग नहीं इतनी अच्छी रही, तुम लोगों को शलवार कमीज में मैं साल बाद नजर नहीं नहीं, तुम अच्छी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू। लेकिन वो एक चेंज अच्छा लगता है, बाहर आप पहनो किसी बाहर जैसे अमेरिका में इधर उधर, तो वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मतलब ये ऐसा लिबास है जो हर किसी को सूट करता है, हर किसी को रास आता है बेसिकली। ये रास हमारा आज का टॉपिक भी यही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरुआत करते हैं। हिना जी ने बताया कि सरसों का तेल आपको रास नहीं आता। पता है, लोग कहते हैं कि सरसों का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आई एम श्योर बहुत अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से सरसों का तेल लगाने से मेरे बाल ड्राई हो जाते थे। अच्छा। और मुझे कभी सरसों का तेल सूट नहीं किया। अच्छा, आपस की बात है, मुझे भी नहीं रास आता। मुझे आता है। हाँ, मैं बाद में बताऊंगी मुझे कौन सा तेल रास नहीं आता। मैं तो बचपन से कड़वा तेल, जैसे सरसों का तेल वो कड़वा तेल बोलते हैं, बचपन से वही लगाया। अच्छा, मुझे धनिए का तेल जो होता है वो बहुत सूट करता है। अच्छा। मुझे कोकोनट ऑयल सूट करता है, मुझे आंवले का भी सूट करता है, लेकिन सरसों का नहीं करता। मे बी कॉम्बिनेशन, जैसे अब मैं तेल जो बनाती हूँ तो उसमें डिफरेंट बहुत सारे तेल और चीजें हैं, वो सूट मतलब वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सटेंशन भी जो थे सरसों वो का उतर तेल होता है। गए। मेरे बाल जो है ना, मेरे बाल एक्चुअली ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होना शुरू हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, बहुत सारे लोग ना जो अपने ऊपर उनको जो चीजें सूट कर रही होती हैं ना, चाहे वो स्किन केयर की हैं, चाहे वो हेयर केयर की हैं, चाहे वो कोई दवाइयाँ हैं, चाहे वो मल्टी वाइटामिन्स हैं, कुछ भी हैं, जो अपने ऊपर सूट कर रहा होता है वो दूसरों को भी सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। बिकॉज जरूरी नहीं है कि आपका बॉडी टाइप या आपका स्किन टाइप अगले बंदे का भी हो, वो इम्यून सिस्टम अगले बंदे का भी वैसा हो, तो मेरे ख्याल में वो वाली चीज जो आपको सूट कर रही है वो दूसरे को सजेस्ट नहीं करनी चाहिए कभी। नहीं बोल सकते हैं कि भाई आप देख लें, मैं ये खा रही हूँ, आगे आप देख लें, कुछ चीजें होती हैं। जैसे हम बहुत सारी चीजें अपने शो पे बताते हैं, ये बेसिकली हम इसीलिए बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है जो हम बात कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल सूट करे। बिल्कुल। तो इसीलिए हमेशा जो भी आता है ना, वो कहता है एक पैच टेस्ट करो। जो एक्सपर्ट आता है वो कहता है पहले आप एक पैच टेस्ट करके देखिए, ताकि अगर आप पूरे चेहरे पे लगा लेंगे तो पूरा चेहरा गया, पैच टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना भाई इतने से बालों के पीछे छुप जाएगी, खुदा ना खास्ता कोई 19-20 स्किन पे हुई तो इसीलिए। और स्पेशली जब आप हेयर कलर या हेयर कोई ट्रीटमेंट के लिए भी सैलून्स जाते हैं तो हमेशा मैंने नोट किया अच्छे सैलून्स आपके एक स्ट्रैंड लेके बालों का आपका पैच टेस्ट करते हैं। उसके बाद यानी कि मैं एक दफ़ा अपनी नंद को लेकर गई एक सैलून पे, अच्छे सैलून पे, और मैंने कहा उसकी रिबॉन्डिंग कर दें। तो उसको बहुत शौक था कराने का, तो उसने पैच टेस्ट लिया, उसने कहा नहीं इनके बालों की हेल्थ ऐसी नहीं है कि मैं रिबॉन्डिंग कर सकूं, पूरे बाल टूट जाएंगे। वो अच्छे वाले सैलून में चली गई होंगी ना, तो फिर मेरी नन ने कराने थे, उसको बस कराने थे, उसने कहा नहीं ये क्या बात हुई कि नहीं हो सकते मेरे साथ। मुझे लगा वो कहीं और चली गई, दुखती रख पे हाथ रखा है। नहीं वो कहीं और चली गई, उसने अपने पूरे बालों की रिबॉन्डिंग कराई, उसके बाल जल क्रिंकी हो जाते हैं, यूं हो जाते हैं, यूं क्रिंकी। मैंने निदा मुझे तो अल्लाह ताला ने दोबारा बाल दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ऑलमोस्ट गंजी हो गई थी रिबॉन्डिंग कराने के बाद, ऐसे बाल उतरे थे मेरे, और बहुत शौक से ना कि यार रोज मुझे आयरन करना होता है तो चलो रिबॉन्डिंग करा लूंगी तो एक ही दफा आपको सुकून हो जाएगा अगले 4-5-6 महीने के लिए। मैं कहती हूँ वो 4-5 महीने मेरी इतनी सी इतने से बाल रह गए थे, बस मैं रो के बुरा हाल करती थी अपना। वो अजीब सवैयां सी बन जाती हैं। टेक्निक्स नहीं है, अमूमन अब तो कहा जाता है अगर आपके ब्लीच्ड बाल है, स्ट्रिक्स हुए है, बिल्कुल नहीं करो रिबॉन्डिंग, चांस ही मत लो। एक्चुअली वो जो पैच टेस्ट करते हैं उसके अंदर आपकी बालों की हेल्थ पता चल जाती है। अगर आपने ब्लीच यूज किया है वो पहले ही गया तो रिस्क ही नहीं लेते, कहते छोड़ो, वो लोग कहेंगे कर दो नहीं नहीं, आप बता सकते बज़ाहिर अच्छा लगेगा, उस पे ब्लीच लगा अमोनिया, चाहे आप 30% भी हुई नीचे से टूट जाएंगे, क्रिंकी हो जाएंगे, बेकार है। अच्छा अब क्या स्वीट सुपारी, अच्छा ये सुपारी देखिए शौक तो बहुत है, करते करते जो छालियाँ होती है ना, स्पेशली जो ये और एक पान के अंदर जो टिपिकल सादा खुशबू पान जिसमें बहुत ज़्यादा सेंटेड खुशबू जिसमें एक्स्ट्रा होती है,
मैंने आजमा लिया, अब तो मैंने छोड़ ही दिया है खाना। मैं जब वो खाती हूँ तो मेरा गला पकता है, लिटरली पकता है। मैंने आजमा लिया, अब तो शौक बहुत था, दांत भी टूटे, साथ साथ जो है ये। तो मम्मी हमेशा कहती तुम प्लेन छालिया खा लो, शौक हो रहा है ना, ये सेंटेड नहीं खाओ। और यकीन करो इतने अरसे से अब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मैं सिर्फ सौंफ, इलायची, लौंग पे आ गई हूँ। छालिया को मैंने कभी होता है ना, मैं जब डाइटिंग कर रही थी तो उसका स्वीटनेस अंदर ना जाए, जब मैंने फर्स्ट टाइम, तो मैंने गलती से, पता नहीं जल्दी में थी, मैंने स्पिट किया सिंक के अंदर कुल्ली करके कि उसका रेशा मेरे अंदर ना आए। भूल गए, मैम चले गए। रात में जब मैं आई हूँ, जो आपका ग्लेज्ड सिंक होता है उसके अंदर वो छालिया का दाना स्टेन कर गया था। इतना मैंने साफ़ किया, वो नहीं साफ़ हुआ, यानी इतना रंग था उसमें, इतना केमिकल था कि वो पेनिट्रेट हुआ और फिर एक हफ्ते में जाके वो रंग हटाए। तो अब तुम इमेजिन करो ये जो हम लोग खा रहे होते हैं, तो मेरा तो गला अब मतलब वो ये जो है ना पक जाता है एंड ख़राब होता है। आप लोग हैरान होंगे, मुझे शहद रास नहीं आता। मैं शहद खाती हूँ, मेरा गला पक जाता है। रियली? किसी भी किस्म का ऐसा हो कोई भी शहद हो। हालांकि कहते हैं ना गला खराब है तो उसमें अदरक और काली मिर्च डाल के। अच्छा, मुझे शहद नहीं सूट करता। अच्छा, मुझे मतलब इतने हैरान लोग डबल रोटी पे लगा के नाश्ते पे खा रहे होते हैं और ये वो अच्छा लगता है मुझे उसका टेस्ट। अच्छा, क्या होता है तुम्हें जैसे मेरा गला स्वेल कर जाता है। और ये मैंने बहुत सारे और लोगों से एलर्जीज होती है, देखो ना कैसे चीजें। मैंने बहुत लोगों से सुना है उनकी जिसको नहीं शहद रास आता तो उसके गला जो है वो पक जाता है, अंदर स्वेल कर जाता है बकायदा। देखो ना वाली खांसी वासी नहीं होती लेकिन स्वेलिंग हो जाती है अंदर गले के अंदर। छालिया में लोग कितना खाते हैं, लेकिन देखो ना मुझे नहीं किया वो सेंटेड जो स्ट्रॉन्ग स्मेल। तो खैर वैसे भी जो केमिकल्स वाली चीजें ये आपको कहीं ना कहीं जाकर तो नुकसान देती हैं। आपको उससे मैनिफेस्ट कर लिया। Yes, मुझे उससे याद है कि एक ज़माने में, हालांकि मैं बिल्कुल मैं चीनी नहीं लेती हूँ, ना चाय में, ना कॉफ़ी में, किसी चीज़ में नहीं, पर वो जैसे कभी कभार होता है, मैंने कहा चलो मैं दूसरा स्वीटनर ले लेती हूँ, न्यूट्री स्वीट है, उसमें कुछ नहीं है। आई डेंट रियलाइज इट, मुझे सडनली ना बैक पेन शुरू हो गई, लोअर बैक पेन, और मुझे समझ में नहीं आ रही। अच्छा, मैं ऑफिस में लड़ रही हूँ, कुर्सी सही नहीं है, फ्लाई ये नहीं है, वो नहीं। देन आई हैड टू गो टू द डॉक्टर। तो उन्होंने मुझे कहा आपने कोई चीज़ शुरू किया है, कुछ चेंज किया है अपनी, कोई अपनी रूटीन में, एक्सरसाइज है। मैंने कहा नहीं। खाने में, मैंने कहा खाने में तो बल्कि मैं और कॉन्शियस हो गई हूँ कि मतलब आई शुड बी ईटिंग हेल्दी। मैंने कहा मैं तो बल्कि जो भी थोड़ा बहुत किसी चीज़ में चीनी लेती थी वो भी मैंने छोड़ दिया। आई एम टेकिंग न्यूट्रिस। उन्होंने मुझे यूँ देखा, फौरन बंद कर दे। रियली? क्या बंद कर दे? एनी आर्टिफिशियल स्वीटनर फौरन बंद कर दे। मैंने कहा क्यों? कहने लगे क्योंकि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं ये इवेंचुअली आपकी नर्व्स को डैमेज करते हैं। ओके। तो कई अमूमन सालों के बाद जाकर पता चलता है, लेकिन आपकी, बिल्कुल मुझे लगा था कि मेरी मतलब लाइक अ पिंच नर्व्स ही सर आपकी बॉडी ने कितना अरसा लिया। मैंने कहा 2 हफ्ते भी नहीं हुए से आपकी बॉडी ने एकदम रिएक्ट किया है। जैसे आपने कहा ना आपका एकदम रिएक्शन ये वाली चीजें भी हो सकती हैं जो हमारा दिमाग नहीं जाता कि नहीं हड्डियों में जाता। अगर दर्द सोच ही हो रहा है, नहीं जोड़ों में सकते। दर्द हो रहा है, तो वो इन चीजों से थोड़ी हो रहा होगा। सीधे हम खा रहे होते हैं ना गलत चीजें। ज़्यादा कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, हमारा मेमोरी लॉस। मैंने कहा तो कोविड के बाद वैसे ही मेमोरी लॉस हो रही है। इट्स नर्व डैमेज। अच्छा, ये आज पता चला आपका नर्वस सिस्टम है ना, मेमोरी भी कनेक्टेड है। अच्छा, ये क्या तुम्हें क्या प्याज और टमाटर नहीं सूट करते हैं? यार मुझे या अल्लाह पर तुम खाती क्या प्याज टमाटर? नहीं, कच्चा सालन में कच्चा टमाटर मुझे एलर्जी है। सीरियसली? अच्छा, मुझे नहीं थी निदा, आपको पता है, कभी भी मुझे खाने में प्याज और टमाटर सैलेड में लाजमी चाहिए होता था। ये अभी कोई 5-6 साल पहले से मुझे उससे एलर्जी शुरू हुई है। और वो एलर्जी इस तरह की होती है कि टमाटर तो बुरा ही हाल कर देता है ना, वो गलती से कच्चा मेरे क्या मुंह होता में है आ टमाटर जाए। खा लो तो क्या होता है? रेड स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं बॉडी पे, सर में खारिश, बॉडी पे खारिश शदीद वाली, और सांस भारी होनी शुरू हो जाती है। तो फौरन उसकी यहाँ तो आप जाके एंटी एलर्जी, वो अब तो खैर समझ आ गई तो मैं खाती ही नहीं हूँ। और प्याज बुरा हाल करता तो है लेकिन उस तरह से नहीं, बिकॉज मैं दही बड़े बहुत ज्यादा खाती हूँ। ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं तो प्याज होता है। मैं कोशिश करती हूँ मैं चुन दूँ, मैं साइड पे कर दूँ, प्याज ना हो, लेकिन वो फिर भी मुंह में अगर चला जाए तो वो उस तरह से बुरा हाल टमाटर की तरह नहीं करता, लेकिन हाँ बैठे बैठे सर में खारिश शुरू हो जाएगी।
अगर मैं किसी के सामने कर रही हूँ लोग कहेंगे इसके सर में जुएं पड़ी हुई है क्या कर रही है ये बार-बार सर में अच्छा, हाथ अब जा रहा है। कच्चा प्याज और टमाटर, बाकी अगर वो सालन वगैरह में हो तो चलेगा। पका हुआ नहीं, पका हुआ नहीं, पका हुआ तो of कैसा course खाने में वाकई यार, देखो, मतलब बहुत क्या बुरा क्या है। चीजें हैं जो हमें पता ही हाँ। नहीं। तो तुमने कोई एलर्जी टेस्ट कराया या तुम्हें ऐसे ही पता चला? नहीं, मेरे डॉक्टर ने, मैं अपनी एलर्जी टेस्ट तो उन्होंने कहा था अगर बहुत स्वेयर कभी कोई चीज़ हुई तो फिर मैं इस्लामाबाद में एक टेस्ट होता है फिर मैं वो करवाऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे लिख के दे दिया था कि चेक करो कि किससे हो रहा है। हाँ काली मिर्च से भी है लेकिन वो भी इतना स्वेयर नहीं। काली मिर्च, अंडा, कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर और इस तरह की 1-2 चीजें और। Oh तो फिर my मैंने God. नोट किया कि ये 2 चीजें हैं जिनके बाद मुझे होता है। अच्छा तो फिर मैंने खानी छोड़ी। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होता है ना, आपको खुद लगता है कि बार-बार किसी अरे चीज़ से भाई, तबीयत खराब हो रही है। मुंह सूज जाता था मेरा और मैं कहती थी ये मुझे क्या हो रहा है, पता ये क्या- चल जाता है, हाँ। हाँ, तो हाँ। एलर्जी देखो ना, कुछ लोगों को जैसे मूंगफली से एलर्जी होती है। हाँ वो बिल्कुल तो होती है। बहुत बहुत बाहर तो बहुत बाहर, ना, हाँ, बहुत बिल्कुल पोलन से एलर्जी, जी। वीट से एलर्जी और पता नहीं क्या क्या एलर्जी। बिल्लियों से, Allergies बिल्लियों लेकिन से। बढ़ गई हैं दुनिया Exactly. में। मुझे बिल्लियों से है, मेरी एकदम स्किन जो है ना रैश हो जाती है, मेरी आंखें जलने लगती हैं, जैसे वो जैसे कुछ फिर चुभ तो रहा है मेरे मेरी घर आंख मत में, आना। बिल्लियों अच्छा, से जैसे होता है। लाइक जब मैं छोटी थी और फिर जब लाइक टीनेज में आई तो मैं देखती थी कि अगर मैं मटन या बीफ खाती हूँ ना, मेरे दाने निकल आते थे मुंह पे, मेरे पिंपल्स हो जाते थे। तो मैंने ना आहिस्ता 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 वो खाना छोड़ दिया। अब मेरी बहन जो है वो गोश्त खा ही नहीं सकती, यहाँ तक कि अगर मैंने गोश्त अपनी प्लेट में डाला है और वो चम्मच से वो भले चिकन निकाल रही है मगर उसका टच हो गया ना, ये उसकी पूरी बाँछें पक जाती है। वो गोश्त और बीफ और मटन ये नहीं खा सकती। और एक और नई बात जो अब शुरू हुई है, हाँ। 6-8 महीनों से मुझे चावलों से एलर्जी हो गई निदा। हाय अल्लाह, ना करो तुम्हें वहम होगा। मैं रो पड़ती हूँ इस बात वहम पे। होगा। Swelling हो आई जाती है, लव क्या होता गाइस। है? सांस भारी हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, बिल्कुल सांस भारी होने लगती है। हो सकता है नजले में अमूमन कहते हैं कि नॉर्मल अरे अरे कितनी मजे की चीज तुम्हें Normal. छोड़नी पड़ रही है। सोचें, अंदाजा लेकिन करें। पता है मैं समझती हूँ कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जैसे मुझे, हाँ। आप लोग को हैरत होगी, वो एक चीज लोग कहते हैं तबीयत खराब हो तो खा लो कुछ, केला। हाँ अभी अब वही आया हुआ था। आई कैन नॉट ईट बनानास, हाय आई कैन नॉट। मैं खाना ना खाऊं, मैं केले खा लेती हूँ। बचपन से मुझे याद है कि मेरी बहन उसका ऑपोजिट है, वो तो ऐसे कहती है जैसे कोई बंदर नहीं खा रहा होता। और वो इतना इरिटेट होती थी बिकॉज अच्छा अगर वो मेरे पास बैठी हुई केला खा रही है मुझे उल्टी हो जाती थी। केले की स्मेल से आई वुड थ्रो अप। अच्छा वैसे भी मैंने देखा है कि जो बहुत तेज होता है ना, जैसे मेलन्स होते हैं या जिनका पका हुआ अमरूद, मुझे नौजिया होता है उससे, उसकी स्मेल से। तो मैं इतना बचपन में लड़ाई होती थी कि अगर किसी ने फ्रिज में केला या वो मेलन काट के रख दिया है तो दही में या दूध ये में आपको प्रेगनेंसी में तो नहीं कहीं हुआ था शुरू ये प्रॉब्लम? बचपन से कह रही है। मैं केला खाती थी ना, वुड थ्रो अप। मैं केला खा या मेरे साथ बैठा कोई खा रहा है और मुझे नौजिया और मैं यूं कर रही हूँ, तो सब मुझे, इतनी मेरी बहनें तो कहती थी ड्रामे करती है, ये करती है, वो करती है, मतलब हर वक्त मुझे इस बात पे डांट पड़ती थी। अम्मी कहती थी नहीं, उसकी बॉडी रिएक्ट करती है, उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है तो उसका मतलब, तो कहती थी मत खाओ। तो है ना बचपन में अमूमन 4 मतलब महीने का बच्चा होता है सबसे पहले ना केला खिलाना आई शुरू थिंक करते हैं। मैं उस वक्त भी आई वुड उस प्रॉब्ली वक्त, हाँ, हाँ। तो नहीं, माय मदर वाज आई थिंक कॉन्शियस ऑफ दिस कि अगर एक बच्चा एक चीज रिजेक्ट कर रहा है हाँ, तो नहीं देती होगी, तो शुरू से वो होगा। नखरे थोड़ी कर रही है, उससे नहीं खाया जा रहा। True. आप सोचें, मेरी बड़ी बहन की छोटी वाली बेटी कांट ईट बनानास, बड़ी वाली मेरी बहन की तरह खाती है। फैमिली मेरी दूसरी बहन की छोटी बेटी वो कोई फ्रूट नहीं खाती, उसको नौजिया होता है। शुक्र, हम तो फ्रूट फ्रूट्स में सारे खा तो लेते हैं। मुझे अब आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और वक्त के साथ साथ अब जैसे आपने कहा ना कच्चा नहीं, बनाना ब्रेड जैसे अगर बनी हुई है, इट्स बेक्ड, इट्स कुक्ड, वो मैं थोड़ा सा ले खा सकती लेंगे। हूँ। ओके। लेकिन मेरा दिल ही नहीं चाहता बिकॉज मेरी एसोसिएशन इतनी वो है। लेकिन कच्चा तो अगर कहीं पर केला मुझे फ्रूट चाट में है कुछ, आई कैन नॉट ईट इट। अब मुझे हजम ही नहीं होता। जस्ट इमेजिन मैं सफेद दूध, अंडे की सफेदी, ठीक है, एंड दही बगैर फेंटा हुआ, मैं अगर ये खाती हूँ मैं वॉमिट कर देती हूँ बचपन से। वो आपको थोड़ी फेंटा हुआ। लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी। नहीं, मगर दही को अगर फेंट लो खा लो तो सही रहोगी। रायता है ना वो खा लूंगी, अच्छा, दही plain। बड़े का रायता फिटा हुआ वो खा पता है लूंगी। क्यों? उसके अंदर जीरा होगा, Yes, उसमें वो चीजें वो होगी जो चीज़, हार्ट लहसुन के लिए अच्छी होगा, हैं। जीरा होगा, मसाले होंगे, वो मैं खा लूंगी। मगर मीठी दही मुझसे नहीं खाई जाती, फुटकों वाली दही, आम दही नहीं खाई जाती। सफेदी बड़ी कोशिश की कि अंडे वाली डाइट जो होती है ना वो कर लूं, तो मैंने कहा बिल्कुल कुचल के दे दीजिए सफेदी, लेकिन नहीं नहीं अच्छा, खाया। अगर आप- ऑमलेट बनाओ तो खा लेती हूँ। अब ये इसमें मैं आपको एक बात कहूंगी
ये मतलब नॉट एज अ डॉक्टर और साइंटिस्ट मैं ये चीज़ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि कुदरत ने जब चीज़ों को एक तरह से बनाया है ना, हम इंसानों ने उसको चेंज करना शुरू कर दिया है। आपको अल्लाह मियाँ ने कहा है कि आप 6 सफ़ेदियाँ खा लें या 2 सफ़ेदियाँ, मैं तो एक पूरा होल अंडा खाएं आप, क्योंकि उसके अंदर जो जर्दी और सफेदी है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती है, कुछ चीजों को न्यूट्रलाइज। अच्छा, मेरा बेटा जो हमारा अंडा जाया नहीं होता घर में, मेरा बेटा सफेदी खाता है, मैं जर्दी खाती हूँ, वो जर्दी नहीं खाता। मैंने कहा हमारा अंडा जाया नहीं होता, और वैसे भी जो भी बचता है वो तो यासिर के पेट में ही जाता है माशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह नजर से बचाए। कुछ एलर्जीज ये नहीं कि बचपन से, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, होती ठीक है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम बताते हैं हम कि हमें कौन सी चीज़ें रास नहीं आती। उम्मीद है कि आपको भी समझ आ जाएगा कि आपको कोई चीज़ जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपकी ज़िंदगी में, वो आपको रास नहीं आई। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं अपने शो पे कि कौन सी चीज़ हमें रास नहीं आती। अब चलते हैं स्किन इन्फ्लेमेशन। मैं एक चीज खाने की बता दूं, जब हम खाने की चीजों की बात कर रहे थे, आपने स्पेशली कहा कि वाइट चीजें जैसे आपको दूध नहीं होता, मुझे भी बचपन में लैक्टोज इंटॉलरेंस थी। अब मुझे तो नहीं पता ना, अब छोटा सा बच्चा भी अगर अच्छा जो नेचुरल अगर मदर्स मिल्क जो होता है उससे नहीं होता बच्चों को, लेकिन आई वॉज लैक्टोज इंटॉलरेंट, मेरी अम्मी को नजर आ गया, तो दूध मैं नहीं पी सकती थी, वही होता था उल्टी हो जाती थी, तो अम्मी ने मुझे रोजाना दूध देना छोड़ दिया, दही घर का और कॉटेज चीज घर का, बेहतरीन, क्योंकि वो प्रोसेस्ड होता है लेकिन नेचुरली प्रोसेस्ड होता है। बचपन से लेकर अभी तक ये 2 चीजें हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं और मुझे वाकई सूट करती हैं। चीज तो आपके पास कॉटेज चीज, ये पीला वाला चीज नहीं, कॉटेज चीज, वाइट घर का पनीर जिसको हम कहते हैं, और दही घर का, तो वो उसमें लाइव बैक्टीरिया आपके लिए अच्छा होता है, वो आपकी डाइजेशन को हेल्प करता है और आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी होती है उसमें। मेरी अम्मी घर में दही जमाती हैं, मैं अभी तक यही करती हूँ। वो इतना सा बस एक वो लेके, और घर की मलाई, घर का घी, घर का दही, द बेस्ट, ये तो है। और उनको पता है क्योंकि मैं तो दीवानी हूँ ना दही की, तो वो फिर अगर मैं होती हूँ वहाँ पे तो। अच्छा, ये क्या स्किन इन्फ्लेमेशन? अच्छा, बेसिकली पहले नहीं था, लेकिन मैंने नोट किया कुछ सालों से आपकी स्किन, चाहे अब आप कभी वैक्सिंग कराएं या कभी आप लेज़र करें, अगर आपकी स्किन रेड है, रेड हो गई ना, लोग कहेंगे कोई बात नहीं अभी हो जाएगी, रात तक शाम तक सही हो जाएगी। नहीं। अगर ये रेड हो गई, उसको 1 से 2 घंटे में ये नॉर्मल नहीं हो मेरा स्किन टोन, तो आपके ब्लैक हो जाती है स्किन, पैचेस पड़ते हैं, और ये मेजॉरिटी कई लोगों को होता है, लोगों को पता नहीं चलता। एक तो बर्निंग, देन बर्निंग कुछ नहीं होती, जैसे अब जैसे स्किन आपकी बर्न हो जाए कि लाल हो के ब्लैक हो जाए, ब्लैक पिगमेंटेशन टाइप धब्बे, वो क्लैरिटी नहीं रहती। ये मैंने नोट किया कोई तकरीबन कोई 10 साल पहले, ये पहले नहीं होता था। अक्सर लोग जैसे है ना कि आप कोई भी आप लेज़र भी करवाएं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, में डरती हूँ, मैं कहते नहीं यार अगर ज़्यादा रेड होगी आई कैन अफोर्ड, मैं काली हो जाऊँगी लिटरली। तो मैं अपना ज़ाहिर से 0.00 मुझे पता है कि जैसे एडवांटिन क्रीम है, अभी मैंने करवाया लेज़र, तो मैंने कहा रुक जाओ, मैं घर आके मैं दैट्स स्टेरॉइड, उसके अंदर 0.00 होता है, महीने में 1 दफ़ा, वो उस वक्त आपकी रेड इन्फ्लेमेशन को फ़ौरन सही कर देता है, नॉर्मल, देन आई एम एट ईज, वरना तो आपके काली हो जाती है स्किन। तो ये मैंने नोट किया, मुझे डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर अफजालुद्दीन ने, हाँ ये कुछ कभी भी हो सकता है इंसान के साथ। लोग थ्रेडिंग कराते हैं एक ही जगह, वो ड्राइनेस कर करके ये काला हो जाता है। जूते आप में टाइट पहने ना, आपके यहाँ निशान बना, वो निशान काला हो जाएगा, जाता नहीं है जब तक कि आपने महीनों 3 महीने क्रीम लगाओ। तो ये चीज़ बॉडी में अडैप्ट हो जाती है, विद द पैसेज टाइम चेंजेस आती हैं। तो मैं जिसको भी होता है, आप लोग भी करें, अगर बहुत रेड है 2 से 3 घंटे में सही नहीं हुई, मैं तो वो भी नहीं लेती, रिस्क ही नहीं लेती, फ़ौरन मैं अपना लगा लेती हूँ, आइसिंग कर लो, सूदिंग लोशन लगा लो, या जो व्हाट्सएवर, स्किन को रेड मत होने दें बस। ओके, कारपेट से एलर्जी है तुम्हें या यार? हाँ, मुझे एक्चुअली बहुत सेंसिटिव बच्चा हूँ शायद मैं अपने घर का, मुझे बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी है। हाँ, कारपेट से एलर्जी है, छींके आनी, कहीं पे कारपेट बिछा होगा, रग्स, ओके गुड, जैसे ये रग है, आप कहीं रग्स अपने घर में आप,
लेकिन जैसे हम पहले बचपन में, मुझे याद है मेरे पूरे घर में कारपेटिंग हुई होती थी। बचपन में मेरी फुफ्फो के घर में नीचे से लेके ऊपर तक स्टेयर्स में कारपेटिंग हुई भी होती थी। अब वो एक तो जमाना भी खत्म हो गया, हाँ। वो अब पेंडू लुक आती है, लेकिन छीके मार मार के मेरा बुरा हाल हो जाता था। मगर जैसे कारपेट्स डले हुए, अब तो हम ज्यादातर रग्स डालते हैं, तो सही है। कारपेट एंड वूल एज वेल, स्वेटर वगैरह जो स्वेटर, उसका भी वो जो रुआ सा निकलता है ना, बस मेरी बर्बादी। अच्छा, कारपेटिंग का जो वॉल टू वॉल कारपेटिंग लोग करते थे, उसमें एक और प्रॉब्लम होती है ना कि उसमें मिट्टी ट्रैप होती है। हाँ ना, सफाई होगी, वो डस्ट उसके अंदर कितनी निकाल भाई। जैसे डस्ट आप जब सफाई करते हैं ना पुरानी मिट्टी, तो मम्मी हमेशा के नाक बंद करो, लिटरली सही होता है। आपको खांसी शुरू हो जाती है, मुझे तो हो जाती है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मुझे डस्ट से इतनी एलर्जी है कि वो तो खैर जो होगी सोगी। जब मुझे सेट्स पे काम करना पड़ता है, जहाँ सेट लगे हुए होते हैं, तो वहाँ मिट्टी भी होती है, वहाँ पे चिपबोर्ड की भी होती है, तो मुझे एंटी एलर्जी रोजाना लेनी पड़ती है। लेकिन सबसे फनी बात ये कि अगर मैं डस्टिंग कर लूँ तो मेरी स्किन फट जाती है। मेरी स्किन बहुत पतली है, मैं नींबू निचोड़ लूं, मैं प्याज काटूं, हरी मिर्च काटूं, मेरी फौरन स्किन में जख्म हो जाते हैं। माय गॉड, अच्छा। तो मेरी बहनें मेरा मजाक उड़ाती थी बचपन में कि अम्मी आप बहुत एंटी जहेज है ना, तो वो तो आप देंगी नहीं, लेकिन इसको एक मेड दे दीजिएगा वरना ये मर जाएगी। इसका मतलब है मेरी स्किन तो बहुत मोटी है, मैं ग्लव्स के बगैर बर्तन भी धो लेती हूँ, डस्टिंग भी कर लेती हूँ। डस्टिंग नहीं, जो पुरानी मिट्टी होती है ना, जैसे कमरा बंद और ऊपर अलमारी के ऊपर झाड़ रहे, खिड़कियां जो कि जमी हुई, उस डस्ट से तो हमेशा कहते हैं नाक बंद करो, इनहेल करके आप कपड़ा बांध के किया करते थे। स्किन की बात कर रही है ना, कि वो उनकी हर चीज, हाँ मतलब उनके उससे भी स्किन पतली है, बहुत पतली। जायज में मेड दे दें, वो यही बात है। अच्छा, क्या है मेरा नाम? अच्छा, मैं वहम नहीं पाती हूँ बिल्कुल एट ऑल। कोई चीज़ नहीं आपको सूट करी, उसकी कोई ना कोई वजह होती है और शायद उसमें आपके लिए कोई बेहतरी होती है। बेशक। लेकिन एक वाकया मेरी ज़िंदगी का है जो कि मुझे उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं जब पैदा हुई थी तो मेरा नाम हना रखा गया था। हना, अच्छा, ठीक है, जो अरबी में है। लेकिन 9 साल की उम्र तक आई वॉज वेरी सिकली चाइल्ड। मैं बहुत कमज़ोर थी, बस बाल इतने थे, जो मतलब झाड़ू कहते थे, बाल इतने थे और पतली लागर, वजन नहीं बढ़ रहा, कुछ नहीं हो रहा, मतलब आई वॉज अ सिकली चाइल्ड। तो अम्मी को होता था कि पता नहीं इसको क्या, एंड अम्मी वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट थिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये क्या है क्या है। तो मेरी अम्मी की एक दोस्त थी, वो इराकी थी एंड शी वाज अरब स्पीकिंग, तो उन्होंने कहा कि पता है इसका नाम बहुत भारी है, इस पे भारी। हाँ, हालांकि उस नाम का मतलब बहुत अच्छा है, इट मीन्स के शफीक और मेहरबान। सही, तो नाम तो बहुत मतलब अच्छा है, लेकिन वो कहने लगे कई दफा कई बच्चे जो होते हैं ना, वो कुछ नामों का बोझ नहीं उठा सकते। 100%। तो ये तो मेरे भाई के साथ भी हुआ। मेरा फिर अम्मी ने ये कहा कि अम्मी कहने लगी वो 9 साल की होगी, अब 9 साल के बच्चे का क्या आप नाम बदलें, वो बेचारी ट्रॉमेटाइज ही हो जाएगी कि। तो सबसे आसान वो हुआ कि वो हना से उन्होंने फिर हिना कर दिया। हिना इज अ लाइटर नेम। यस। तो अच्छा, मेरे छोटे भाई के साथ भी, मेरी कजन के साथ एग्जैक्टली ऐसा हुआ। मैंने कहा आपने मेरा नाम क्या बदला, वो जिसको वजन चढ़ता नहीं था उसका चढ़ चढ़ के इतना हो गया। ये जो बात कह रही ना, ये 100% सही, बहुत इसको बहुत नाम सूट नहीं करते, नाम की रास ना आना, कि मैंने बहुत किस्से आई डोंट नो क्यों, क्योंकि वो है ना 4 एलिमेंट्स आपका, एयर, सैंड, हवा, सब एयर, सैंड और क्या है इसमें, एयर, अर्थ, फायर, पानी, ये फायर वाटर, ये एलिमेंट्स हैं। कभी कहता है ना मियाँ बीवी जब शादी भी आप करें किसी लड़के से तो नाम निकलवाए, क्योंकि दोनों अगर फायर तो लड़ाई गुस्सा ये रहता है, तो आपको कूल डाउन करना होता है। अब थेरेपी है, साल बाद क्या है, अब जरूरत है आपको। मेरी कजन के बेटे का जैसे वाली, वो भी माशाल्लाह 12-13 साल का हो गया था। आए दिन बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बच्चा था, तंग करना। किसी ने कहा इसका नाम चेंज करो, लिटरली उसका नाम चेंज किया है ना, उसके अंदर इतना चेंज। अच्छा देखिए, ये तो एक्चुअली हदीस में कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आप नाम जो भी रखें, नाम का कोई मजहब नहीं होता कि जी इस्लामी नाम है वो, क्योंकि नाम तो एक किसी जबान का लफ्ज़ है जो आप किसी की शनाख्त के लिए यूज करते हैं। मेरा नाम इस्लामी थोड़ी है, लेकिन इस्लामी नाम होता नहीं है ना, नामों का कोई मजहब नहीं होता है, इट्स लैंग्वेज। लेकिन नाम के मायने अच्छे हो, मायने, उसकी साउंड अच्छी हो, क्योंकि उसका आपके बच्चे के ऊपर पर्सनालिटी पे, शख्सियत पे असर पड़ता है। तो इससे कहते हैं कि जो भी नाम आप रखें, ये सोच के रखें कि इस बामायने हैं, और उसका तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए, गलत तलफ़्फ़ुज़ भी नहीं होना चाहिए, तो उसके नेगेटिव असर। मेरे छोटे भाई का नाम जिब्रान रखा था ना, तो वो आई थिंक 2-3 साल का हो गया था, छोटा बच्चा
एक तो वो बीमार इतना रहता था और छोटा सा वो होता था और उसको गुस्सा आता था बहुत ज्यादा, शदीद उसको गुस्सा आता था। तो उस वक्त भी मेरी अम्मी को किसी ने कहा था इसका फौरन नाम चेंज करें, तो फिर उसका नाम इमरान रखा। तो उसके बाद और से फर्क पड़ता है, पता ही नहीं। देखो और जरूरी नहीं है सबको हो, किसी को सूट करेगा किसी को नहीं करेगा। नहीं करेगा। अब हमारा वाला इंडस्ट्री का जिब्रान भी तो है, कूल माइंडेड, वेरी आपकी पैदाइश वो होता है ना, थोड़ा बहुत टाइम उस लिहाज से रिलेट कर लेते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी पे कुछ नाम सूट नहीं करते। अच्छा, कुछ लोग बीमार भी हो जाते हैं। अक्सर मैंने बच्चों के नाम बदलते हुए देखे हैं। क्यों? वो उनकी बीमारी सही नहीं हो रही है, हर वक्त अस्पताल। मेरी ताया की बेटी थी, वो हर वक्त उसके पेट में दर्द, समझ ही नहीं आ रही थी प्रॉब्लम क्या है। ये इलाज करवा लिया, वो इलाज करवा लिया। उसके बाद हम लोग इतना सुपरस्टिशियस नहीं है, मगर फिर भी किसी ने कहा कि भाई आप इसकी बच्ची का नाम चेंज करके देखें, ये नाम भारी है इसके ऊपर। नाम चेंज किया, माशाल्लाह सही हो कितना फर्क करना चाहिए। हम सब एग्जांपल्स बता रहे हैं। हाँ, ये चीजें और पता है इसी हमारी बात के थ्रू शायद बहुत सारे लोगों को मैसेज भी पहुंच रहा है जो परेशान है इस बारे में कि हमारे बच्चों में क्या मसले हो रहे हैं। अच्छा, नाम चेंज करें प्लीज। अच्छा, ये भी होता है, ये नहीं कि बचपन में, अभी भी मैं अभी बात कुछ शोज किए थे, उसके अंदर भी इस उम्र में भी प्रॉब्लम्स अगर ख़त्म नहीं हो रही तो फिर ये कि कोशिश कर रहे हैं दोस्तों में, जो आपका पासपोर्ट में, शनाख्ती कार्ड में वो रहेगा, लेकिन बोलने में चेंज कर दो। और अमूमन निकनेम नहीं रख लेते, वो भी नहीं होना चाहिए ना, कभी वो सूट करे ना करे, बुलाने का, साउंड का। ये है कि जो निकनेम्स होते हैं ना वो बामायने नहीं होते। हाँ, तो जो नाम है उसका मतलब आपकी शख्सियत पे उसका असर होता है। मैं तो गिनी है। अच्छा, क्या है? प्योर नायलॉन क्लोथ्स। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा नायलॉन जो नहीं तो टिपिकल जैसे वो साटन मोटा, वो अगर ज़्यादा देर पहन लो ना, मैं देखा गर्मियों में स्पेशली, तो फिर पूरे ना रैश दाने आ जाते हैं। सेम, लेकिन मेरा वाला कपड़ा एक और है। इट्स नॉट दैट कि मैं कोई नहीं, मैं पहनती हूँ, मिक्स भी है, सब है, मगर देर तक पहनो, उसमें का पसीना भी आ रहा है, तो फिर आके ना आपको एक खारिश से स्टार्ट हो जाती है, इचिंग से। फिर आप एंटी एलर्जिक का हो तब जाके वो सबसाइड हो, या कैलामाइन लोशन लगा लो। बिल्कुल प्योर जो सिंथेटिक होता है ना वो, हाँ, मोटा वाला नहीं। मेरा स्किन जरा भी सेंसिटिव है तो होगा। मेरा जो गंदा वाला सिल्क नहीं होता, जो आजकल वैसे भी ऑनलाइन आपको नाइट सूट भी मिल रहे होते हैं, गंदा वाला सिल्क होता है, वो देखने में ऑनलाइन आप शॉपिंग करने में बड़ा मजा आ रहा होता है, लेकिन अब जब वो मैंने पहन लिया, क्या पता नहीं उस गंदे वाले सिल्क को क्या कहते हैं, मिलता है साटन जो बिल्कुल लोकल, वो पहन के भी मेरा यही हाल होता है। जो आपका उसको गंदा वाला नहीं, गंदा वाला सिल्क 100% नायलॉन ही नायलॉन मिक्सिंग ना हो, बिल्कुल 100% जो नायलॉन हो। हाँ, तभी। अच्छा, जुम्मा है। हाँ, इससे क्या होगा? ये अब थोड़ा बेहतरी मेरे लिए आनी शुरू हुई है, अभी कोई 5-6 साल से, अल्लाह का शुक्र है मुझे। हालांकि जुमे का दिन कितना मुबारक होता है, हाँ, सब जानते हैं यार, मेरे पे बहुत भारी होता था। उफ, मेरा कोई ना कोई नुकसान होता था, मेरी लड़ाई किसी ना किसी से हो जाती थी, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता था, मेरे इतने नुकसान होते थे कि मैं इतना डर गई थी। एक टाइम आया, मैं इतना डर गई थी कि मैं कहती थी मुझे फ्राइडे को ना किसी से बात करनी है, ना मुझे घर से निकलना है। मेरा अगर शूट पे लड़ाइयाँ हो रही हैं मेरी, और बिला वजह हो रही है। गाड़ी के एक्सीडेंट 3-4 जुमे कि मेरी गाड़ी के चलते चलते किसी ने आके यहाँ तो पीछे से ठोक दी है गाड़ी, या फ्रंट से ऐसे ही, मतलब एक वो नहीं होता कि पैरानॉर्मल नॉर्मल हरकतें, अजीब चीजें होती थी फ्राइडे वाले दिन। इतना मेरे लिए भारी होता था। अब बेहतर होना शुरू हुआ है, अब बेहतर हो। उसके लिए फिर मुझे पढ़ाइयाँ बताई अम्मी ने भी बहुत सारी कि पढ़ाइयाँ करो, तो अब जाके कुछ बेहतर हुआ है। लेकिन मैं अभी भी डरती हूँ कि फ्राइडे का दिन है, आज भी तो फ्राइडे है, तो मैं आज भी मैं सीरियसली मैं सोचती, बिकॉज खालदा ने मुझसे पूछा ना कि ये वाली चीजें, मैंने कहा फ्राइडे वाले दिन का भी एक है, तो मैं फोन पे बात कर रही हूँ और मैं साथ कह रही हूँ या अल्लाह खैर नहीं ना, मुझे जैसे बेहतरी है पढ़ाई, अब मत सोचो, अब खत्म कर, अच्छा, अब अल्लाह का शुक्र है। मुझे घर अकेले छोड़ के जाना रास नहीं आता, खाली घर छोड़ के जाना, लॉक करके जाना रास नहीं आता। मेरे इतने नुकसान होते हैं जब भी ट्रैवलिंग पे मैं अपनी हेल्पर्स को छुट्टियां दे देती हूँ, या फिर मैं, बच्चे, हम सब कहीं बाहर चले जाते हैं 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, पीछे घर में नुकसान होता है, या बारिश हो जाती है गाड़ियां डूब जाती हैं, या बारिश हो जाती है घर में पानी भर जाता है, हमारे साथ भी होता है, या कोई आग लग जाती है। मतलब मैंने कहा ये होता, हमारे छुपकली घुस गई और हमारे जो मीटर होता है उसमें आग लग गई। अल्लाह रे, लोगों ने बाहर से हमारे घर में दरवाजे के लिए घुस जाती मीटर्स के अंदर, वो अंदर घुस गई। हाँ, आप जस्ट इमेजिन। सजेशन दे सकती हूँ। हाँ,
मैं आपको एक दुआ भेजूंगी, हाँ। वो हिफाजत की दुआ है। वो आप अपने घर में 1-2 जगह पर लगा रख दें। लें और फिर अल्लाह पे छोड़। भाई देखिए, जब हम घर में होते हैं तो अल्लाह का नाम लेते रहते हैं जी। तब जब हम चले जाते हैं तो फिर इस दफ़ा हमने क्या किया, 2-3 दफ़ा से मैंने ऐसा किया कि मैं जो मेरी हेल्पर है वो और उनके मियाँ जो हैं उनको मैं कह रही थी कि आपको छुट्टी नहीं दूंगी, आप इधर ही रहें। हाँ, सही है। आप अपना खाना पीना करें, इधर ही रहेंगे। और वो 5 वक्त के नमाजी हैं उनके मियाँ। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होता, वहाँ पे भी हम सही रहते हैं और यहाँ पे भी टेंशन नहीं। तो मतलब मेरा वो दिमाग में हुआ कि एक आप जाहिर है जब आप अपने घर में होते हैं, आप नमाज पढ़ें, आप कुरान शरीफ की पढ़ें, मेरा बच्चा पढ़ रहा होता है तो वो एक अल्लाह का नाम हम लेते रहते हैं, खाली घर बंद होता है, नमाज पढ़ते रहते हैं, कोई ना कोई नुकसान और ठीक ठाक नुकसान। वो कह रही है जैसे आयत लगा दो, मैंने भी लगाई हुई है, खास प्लस तौर हिसार पर करके हिफाजत आयत ही की कुर्सी दुआ। पढ़ के अल्लाह के हाँ, हवाले हिसार करके जाना चाहिए और अल्लाह घर के का। हवाले करके बेशक। अल्लाह मियां और घर में घुसते ही अस्सलाम वालेकुम एग्जैक्टली वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, फिर चारों कुल पढ़ने चाहिए घर में एंटर होते ही, भूल चाहे आप जाते 2 घंटे के बाद ही घर में एंटर क्यों नहीं हुए। मैं कभी नहीं जाते हैं। भूलती, मैं मैं ऐसे भी नहीं दरवाजा भूलती। खोलती हूँ, मेरे मुंह से निकलता है। फौरन मुझे भी आदत हो गई। भूल जाती मुझे तो। हाँ वो तो आदत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ ज़िंदगी में ऐसी हैं जो रास नहीं आती, कभी दिन, कभी जगह, कभी कोई खाने की चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें है ना। अब ये क्या है? रैफल टिकट। रैफल टिकट्स। वैसे तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ जी, क्योंकि मुझे अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन भाई मुझे हसरत है कि मैंने कभी कोई राइफल टिकट ख़रीदा हो या कभी लकी डिप में हाथ डाला और मेरा कुछ निकल आए। मैं उन लोगों में से हूँ कि अगर मैं लकी डिप में भी हाथ डालती हूँ ना तो मेरा वो ब्लैंक पर्ची आती है, मतलब कभी कोई चावल का दाना नहीं निकला राइफल के नाम पे। मतलब वही ना, जो कुछ कमाओ नहीं। मेहनत करके कमाओ। तो मैंने कहा मुझे कई बार होता है कि जैसे आई डोंट लाइक, जैसे तो दोस्तों में भी आप बेट लगा लेते हैं, शर्त लगा ली, कभी मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह ताला ने शायद मुझे कहा कि वही वाली बात कि जो मिलना है ना वो मेहनत से मिलना है। ये लकी डिप्स कुछ नहीं होती, ये रैफल टिकट हिना जी, कभी मेरा कुछ नहीं निकला। हाथ की बात होती है। मैं जो मेरी अम्मा जो है वो बॉन्ड्स खरीद के रखती थी और जब उनको कभी पैसों की तंगी होती थी अल्लाह तक की तरफ से उनका बॉन्ड निकल आता था। बहुत बड़े बड़े नहीं, 1,75,000 का निकल आया, ये निकल आया। तो मैंने थोड़े से पैसे जमा किए तो अम्मी ने कहा चलो मैं तुम्हें बॉन्ड खरीद के देती हूँ। तो मैंने उनको पैसे दिए, वो खुद गई अपने हाथ से खरीद के लेकर आई। पहली दफा मैंने बॉन्ड लिया, मेरा 5 लाख रुपए का बॉन्ड निकल आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहली दफा। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं, और ये तो लक है। वो मेरी लक नहीं थी, नहीं, वो मेरी अम्मी के हाथ का। लक थी। ये तो है, देखो लक होती है। तो मैंने कहा यार मेरी मम्मा, बहन की है। पहली दफा में ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बहन ने जब भी कोई चीज ऐसी की है उनका कुछ ना कुछ निकल आता है, मेरा कभी नहीं निकला। अच्छा, जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं है, कभी कुछ भी नहीं। कोशिश बड़ी की है, अच्छा, बड़ी कोशिश की कि चलो छोटा मोटा कुछ कर लो, कुछ नहीं। ट्राई करने में तो 10,000 उसमें से टैक्स कट के कोई 7,500 हाथ में आते हैं। चलो कुछ, मैं कहती अल्लाह लाख लाख शुक्र है इतने तो आ गए। मेरे तो सिर्फ जाते ही हैं, जैसे आप राइफल का टिकट खरीदते हैं ना, मैं कहती चलो अल्लाह वास्ते चला गया, चले गए। ओके, लक है, कुछ लोग बहुत लकी होते नेक्स्ट हैं। क्या है? इंसेक्ट। अच्छा हाँ, इंसेक्ट प्लांट्स। अच्छा ये जो है ना, ये पिछले 3 साल से मैंने नोट किया है। मुझे ना पहले भी 3 साल पहले ना ऐसी खुजली 2 चीज़ों से, ये मैं दोबारा देखा कि अब आप जब नर्सरी में जाते हैं ना जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स हैं, थोड़ा सा टाइम भी अंदर जाओ। अब मैंने ऊपर जो टेरेस के उसमें मैं घुस रही हूँ पौधों में, कभी कभी वाइट उड़ भी रहे होते हैं ना। उसके बाद जो ना खुजली, पूरे जिस्म में खुजली, लिटरली खुजली। आपने एक एंटी एलर्जी 1 दिन खा ली, 2 दिन खा ली, नहीं सही नहीं हुई। तो लिटरली फिर मैं आई हैड टू गो, मतलब डॉक्टर के पास गई। उन्होंने बताया कि अक्सर ये प्लांट से हो जाती है खुजली। उसके साथ उन्होंने मुझे एक लोशन दिया, ये मैं मलो, और फिर कहा कि थोड़ा सा तुम एंटी एलर्जी एटलीस्ट तुम 20 दिन खाना, ठीक है। वो 20 दिन खाई, उसके बाद सही हुआ। फिर अभी दोबारा ये मैंने दोबारा हुआ था, ये दोबारा हुआ, इससे पहले हुआ था। मैंने कहा पता नहीं, मैं वॉक कर रही थी जब, तो वहाँ पे ना शाम के टाइम जब प्लांट्स होते हैं पेड़ वेड़, तब भी मुझे लगता था वहाँ से आऊँ मुझे खुजली खुजली खुजली। वो खुजली मेरे को 1 महीने रही थी।
तो अब मैंने नोट किया कि मुझे प्लांट्स में घुसना नहीं चाहिए, मुझे दूर दूर से सही है, और शाम के वक्त क्योंकि नर्सरी में जाऊँ पौधे लेना हूँ मैं, बस होते एक काम के पीछे पड़ जाती हूँ मैं, तो वो शाम का टाइम है, घुस रहे हैं ये पौधा फौरन इंसेक्ट्स। देखिए ये जो चीजें होती थी ना, हमारे बड़े जिस तरह हमें कहते थे कुछ चीजें, उनके पीछे कोई साइंटिफिक रीजनिंग मगरिब आई थिंक शाम का कि शाम को मगरिब के वक्त आप पौधों के पास नहीं जाएं, आप दरख्त के नीचे नहीं बैठें। जो सही है, गैर शादीशुदा लड़कियां हैं वो परफ्यूम खुशबू लगा के मगरिब के वक्त बाहर ना निकलें, ये तो नानी दादी भी बाल खोल के ना निकलें। लेकिन देखिए मगरिब का टाइम कहिए ना, मैंने ज्यादातर जैसे कि अजान मगरिब से पहले गई, अंदर घुस रही हूँ, या पौधा रखो, पौधे रख रहे हैं गाड़ी के अंदर। वजह है क्योंकि देखिए कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो रात के वक्त ही, शाम के वक्त ही निकलते हैं। दूसरा जो प्लांट्स का अपना एक साइकिल होता है, दिन में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो लोग कहते थे ना कि जी लड़की को कुछ हो जाता है, वो दरख्त के नीचे रात के वक्त चलेगी, वो इसलिए क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में बढ़ जाती है, तो लोग हेलुसिनेट भी करना शुरू कर देते हैं। सो देयर आर सेंसिबल लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैंने मार्क कर लिया। अच्छा येलो कलर, हाय माय फेवरेट कलर येलो कलर। येलो कलर सूट नहीं करता मुझे। हाँ, आपने देखा होगा शायद ही कभी मैंने येलो कलर पहना हो। मेरी बहन के साथ भी है, मैं नहीं पहनती। मैं और अंबर तो हर रंग पहनते हैं ना। अंबर जब भी येलो कलर पहनती थी मेरा कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई। हाँ भाई, अच्छा खासा कलर थेरेपी मुझे अभी आई थिंक सालों साल हो गए हैं मैंने येलो कलर का कोई सूट नहीं बनवाया, सूट नहीं पहना। और लास्ट मुझे याद है मैं एक निजी चैनल का एक प्ले कर रही थी, कोई 1.5 साल पुरानी बात है, तो उसमें मेरी मायो दिखानी थी उन्होंने। अब वो पीला जोड़ा अरेंज हुआ है और मैं पहनते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं कि या अल्लाह मुझे ये पहनना पड़ेगा। इत्तेफाकी बात हो, जुम्मे वाले दिन ही तुम पीला जोड़ा पहना है? नहीं, वो अलग। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, वो शुक्र है कि आधे घंटे में सीन हो गया और बस मैंने जल्दी से चेंज कर लिया कि येलो कलर पहन के मुझे घबराहट हो रही थी कि क्यों पहन लिया मैंने। अब वो सीन तो शूट कराना ही कराना था, लेकिन येलो कलर मैंने जब भी पहना है मेरा कोई ना कोई नुकसान होगा, तो मैं नहीं पहनती। और मैं जब पहनती हूँ मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है, बहुत अच्छी लग रही है येलो कलर। जब यार मैंने बड़ा सोचा अच्छी तो मैं भी लगती थी। तुम्हारा लॉकेट जो है ना, तो माइक से दूर करो, बहुत खड़खड़ हो रही है। ओके, हाँ येलो एकदम। तो येलो कलर इसलिए मैंने कभी जिंदगी में पहना ही नहीं दोबारा। हालांकि मुझे भी बड़ा वो अपना यू नो लाइक खिला खिला लगता था, वेरी फ्रेश लुक बहुत। उसके बाद मैंने पहना। हाँ कैसा होता है? अच्छा हिना जी का आपका क्या है? में डाल लिया हो सम प्रोजेक्ट अटैच कर लियो चीज किसी से अनरिलेटेड। मतलब जब पहनना है येलो कलर तभी ऐसा होना है? नहीं, ये भी तो देखे ना, मैंने इंसिडेंसेस भी होते हैं। मैंने कोई 8-10 दफा नोट की है ये बात, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पहनना। हाँ, और नेवी ब्लू उतना ही सूट करता है। अच्छा, आई लव नेवी ब्लू कलर। अच्छा, लोगों को पत्थर भी होते हैं, जो पत्थर होते हैं ना, फिरोजा, नीलम और अलग अलग रूबी, उससे भी लोग बहुत वो कहते कि मतलब लाइक मेरी अम्मी की सोचती, मेरे अब्बू ने फिरोजे की अंगूठी पहनी है, वो सड़क क्रॉस करते, उनका इतना सिवियर एक्सीडेंट हो गया, मतलब लाइक मेरे नाना का, तो पता नहीं मेरी अम्मी कहती थी नीलम जो है, नीलम की अंगूठी पहनी। नहीं, नीलम भारी पत्थर है। नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हर पर्सनैलिटी और हर स्टार के अगर पत्थर पहनना है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्टार साइन देखने के बाद आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप कौन सा पत्थर पहनो, वरना वो आप पे भारी भी हो जाता है। मैं बताती हूँ, देखो ये अंगूठी डैडी की है, नीलम है, ठीक है ना। डैडी ने तो एक, डैडी के बाद मैंने रखी है, मम्मी ने कहा कि नहीं मत पहनो, वहम था। ये ब्लू सफायर है। हाँ ब्लू सफायर। अच्छा सुनो मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी। मम्मी ने कहा नहीं पहनना, मैं कहा नहीं मम्मी कुछ नहीं होता। कहेंगे नहीं देखो इशरत भी डैडी पहनते थे, ऐसा फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं कहा मम्मी नुकसान भी तो नहीं हुआ ना, ऐसा कुछ नहीं, मुझे पहनने दें। अच्छा मैंने जब पहनी ना, तो उसके बाद जो है ना, जब मैं तमाशा जाने से पहले मुझे अचानक से, आई थिंक वो ओवर एक्सर्शन था, मैं 1 महीने बीमार रही। 1 महीने बीमार होने के बाद मुझे थायराइडाइटिस वायरस हो गया था। वायरस हुआ तो मम्मी ने कहा उतार दो तुम, फ़ौरन अंगूठी उतार दो। अच्छा मैंने किसी से पूछा, कहेंगे हाँ नीलम बड़ा भारी होता है, आप बहुत पॉजिटिव हैं तो आप पे सूट नहीं किया। अच्छा डर के मैंने उतार के रख दी, सही है। अब मेरे के दिमाग में कहा चलो अब ये अगर सूट नहीं कर रहा, मुझे पहननी थी डैडी की, मैं कहा ये मैं पत्थर को हटाती हूँ और दूसरा नीलम कर लूँगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। मैं गई, जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा, कह लेंगे आपा कोई कुछ नहीं है, इसको मैं मुश्किल से आपकी 6000 मेरे पास भरे हुए इतने ये वाली क्वालिटी के, जबकि A1 क्वालिटी है,
8,000, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे आप पे बहुत वैसे रेयर पत्थर जैसे कट्स होते तो कह लेंगे। मैंने कहा वाकई पहन लो, क्या कुछ नहीं है, मैं आपको क्यों गलत बात करूँगा। वो देखो माशाल्लाह, वो वह मैं मम्मी कुछ नहीं, मैंने पहन लिया है, बस कुछ भी नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, यही वही वाली बात है कि हम वहम भी कर लेते हैं, वहम कर लेते हैं, और यही वो चीज़ है। देखिए हमारे फिर वो बात आ जाएगी, लोग कहेंगे ये दीन की बात शुरू कर देती हैं, बट दीन हमारी जिंदगी का एक गाइड बुक है ना, एक वे ऑफ लाइफ है। हमें मना किया गया है पत्थरों के मामले में, सितारों के मामले में, कि आप मुस्तकबिल का हाल, इन चीज़ों को जानने की कोशिश मत करें। मना किया गया क्योंकि फिर हम वहम पाल लेते हैं। कई दफा कोइंसिडेंसेस होते हैं, हम उसको किसी से जोड़ लेते हैं। Exactly. इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो चीज़ों में आपको एक फिजिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो वो तो आपकी बॉडी आपको बता रही है। बाकी चीज़ों के लिए कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होती है। Exactly. बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए अल्लाह पे भरोसा करें। आपका ईमान इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो भी है अल्लाह ताला की कोई हिकमत है, आप अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, आप कुल पढ़ते हैं, आप दुआएं पढ़ते हैं, आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने माहौल को साफ रखें। बेशक क्लेanलीनेस इज गॉडलीनेस। Exactly. नजिस चीजें, बुरी चीजें, इविल ऑरा आपका गंदगी पे आता है, सफाई पे कभी नहीं आता। सही बात सो आई थिंक वहम नहीं पालना बिल्कुल चाहिए। सही कह रही, क्योंकि ये मेरे जो फूफा थे ना, जब वो नाइजीरिया में थे, तो ये बात थी हम लोग के भी जहन में। उन्होंने एक अंगूठी, उनको बहुत लॉस हुआ, रातों रात लॉस हुआ, 1 2 3। उन्होंने पहली फुर्सत में रख फेंकी भी नहीं, यहाँ भिजवा दी कि भाई मुझे नहीं चाहिए। तो एक वो वहम था नीलम का, डैडी ने पहना था, सर वो नहीं, मगर नीलम आप अगर आम तौर पे बात करेंगी तो ये लोगों के वहम ज़हन में है। बहुत लोगों में स्प्रेड तो हुआ। देखो ना, तो आज मैं ये इसलिए बता रही हूँ, मैं तो गई कि बेच के मैं इसके अंदर नीलम ही लगा दूंगी। उन्होंने कहा कोई नहीं। तो मुझे था कि ये मैंने पहना तो मुझे थायराइटिस वायरस हुआ, वो नहीं, वो मेरी आम सी जगह, जब मैं डेंटिस्ट एक ओपीडी गलत थी, वहाँ से इन्फेक्शन लगा। सो सिर्फ दिमाग अच्छा में चलो गया। अगले इस पे चलते हैं, सम प्रोजेक्ट्स। हाँ जी, पता है मेरी एक आदत है, हाँ। अच्छी आदत है, इससे मैं कह भी दूंगी, ठीक है, कि मैं कोई भी काम करने लगूँ ना, स्पेशली वर्क रिलेटेड, क्योंकि अब काम का ही ज़्यादा आपको डिसीजंस लेने होते हैं। यस। तो मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अगर ये काम मेरे लिए, इसमें बेहतरी है, अच्छाई है, तो मेरे लिए आसान कर दे, और अगर इसमें मेरे लिए कहीं नुकसान है या ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मुझे इससे रोक लें। मैं उन प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि वो गलत बात हो जाएगी। लेकिन मेरे साथ 1 से ज़्यादा दफ़ा ये हुआ है कि मैंने साइन किया हुआ प्रोजेक्ट किसी ना किसी वजह से छोड़ा है। उसमें जैसे रुकावटें आती गई, शूट डिले हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि मैंने जाकर जो हेड ऑफ प्रोजेक्ट से मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे अब ना कुछ थोड़ा सा वहम होने लग गया है कि ये शायद मुझे नहीं करना चाहिए। 6th सेंस। तो इकबाल अंसारी साहब थे, मैं उनका नाम ले सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्यों? मैंने कहा पता नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा, और मुझे बार बार लग रहा है कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, वो रुक रही हैं। सही। तो उन्होंने मुझे कहा कि जिस चीज़ पर दिल ना माने वो नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा बात साहब वो एक अदद कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने फाइल खोली, निकाला, फाड़ के कहने लगे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? क्यूट। मैं उनकी ये बात कभी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो उस प्रोजेक्ट का हाल हुआ, जो लोगों का वहाँ हाल हुआ, मैंने शुक्राना पड़ा। रिसेंटली भी मैंने एक प्रोजेक्ट साइन किया, मैं नहीं कर पाई। आई हैड टू लीव पाकिस्तान, आई वाज नॉट देयर। साइन हुआ, सब कुछ हुआ, पेमेंट मुझे हुई एडवांस, मैं नहीं कर सकी। बाद में जब वो प्रोजेक्ट ऑन आया, मैंने एक्चुअली शुक्राने के नफर पड़े कि अल्लाह तेरा शुक्र कि मैं इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनी। क्योंकि बताओ क्यों है ना, आपने अल्लाह ताला से कहा, मैं ये बहुत करती हूँ चीज़ों में, मैं भी करती नहीं समझ आता अल्लाह मियाँ, और लिटरली होता है अल्लाह पे क्योंकि अल्लाह कहता है जब मुझ पे छोड़ दिया ना मेरे बंदे ने, मैं तुम्हारे लिए तो बेहतर मैं करूँगा, रखवा लाऊं, बस खत्म। और यहाँ हालांकि तो फिर मुझे सेकंड बात करनी नहीं है। हालांकि मुझे परेशानी भी हुई कि मतलब मैंने एक चीज़ की कमिटमेंट की हुई है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कमिटमेंट छोड़ दूँ, लेकिन कुछ मुझे ना वो ऐसा होता चला गया कि मैं नहीं कर पाई। और जब मैंने वो देखा और मैंने सोचा, इट वाज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, और मैंने सोचा, मैंने कहा या अल्लाह अगर मैं ये कर लेती तो शायद मैं कल आपके सामने हाजिर होते हुए मैं खड़ी ना हो सकती कि मैंने ये क्यों किया था। ओके।
मतलब इस हद तक वो चीज थी। सो अल्लाह ब्रेक आए तो मैं पूछूं, पूरी बात पूछूं, मुझे ना कुछ हो रहा है, क्यूरियोसिटी हो रही है। सही बात है। ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, ये तो बहुत सारे लोगों को सूट है। हाँ ये अच्छा, भाई नताशा की क्यों नहीं दिखा रहे तुम लोग? इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो। नताशा की बात कब आएगी? नताशा का पीला जोड़ा आया था, टोटल पीला जोड़ा भी आया तो बहुत पहले दिखाया था। अभी ये बोल चुकी है अपनी बात। ज्यादती हो रही है मेरे साथ, ज्यादती हो रही है। उसमें हम लोग बात करते हैं स्टोन्स। हाँ नताशा, हाँ फिश, मछली। कोई एक ऐसी मछली है जिससे मुझे एलर्जी है। पता है कौन सी वाली? नहीं, अब यही तो, ये सुने, यही तो मसला है जो मैं इस पे बात करने लगी हूँ। एक यही हमारे कराची में ही एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है जो सारा ही सी फूड में हर चीज़ बनती है, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। वहाँ से मैंने एक दफ़ा फ़िश खाई थी, लाइक 7-8 years ago। तो उसके बाद मुझे शदीद वाली एलर्जी हुई। मैं फ़ौरन आगा खान की इमरजेंसी भागी और उन्होंने मुझे कुछ ड्रिपें और एंटी एलर्जी टीके और टेस्ट और ये सारा कुछ बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई एक फ़िश आपने जो खाई है वो कौन सी है? मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। अब वो जो एक फ़िश के चक्कर, जो एक वो फ़िश है जिससे मुझे एलर्जी होती है, मैं उस चक्कर में मछली खा ही नहीं सकती। तो मैं एक दफ़ा और खा के देखो। 2-3 मुझे पता है, फिशेस क्या पता कौन सी मछली? सी बेस पता करो कौन सी वाली है। 2-3 तो मुझे पता है जो अगर मैं कहीं बाहर जाऊं तो मैं खा लेती हूँ। जैसे थाई रेड स्नैपर है, सी बेस है, अमेरिकन फिश है, ये मैं कहती हूँ ओके। अदरवाइज मैं यहाँ पर कराची में इतनी मजे मजे की फिश की डिशेज हैं, क्योंकि फ्रेश मछली है ना यहाँ पे कराची में। तो लाहौर में तो फ्रेश हमें मछली नहीं मिलती। लेकिन मैं खाई नहीं। मगर तुम एक एंटी एलर्जी खाकर नहीं, थोड़ा बिस्मिल्लाह अल्लाह के हवाले करके खाकर तो देखो। अंबर जी वो बहुत गंदा वाला रिएक्शन था, बहुत गंदा वाला कि मैं खाते खाते ही मुझे वो रिएक्शन हुआ और सीधा हॉस्पिटल। जो आपको पता है कि ये फिश मेरे लिए सेफ है, जैसे आपने सी बैस का कहा है। जी जी। या आपने अभी वो इतने आराम से नहीं मिलती ना यहाँ से। थायराइड स्नैपर तो स्नैपर तो जगह मिलती है, सी बेस नहीं मिलती है, अमेरिकन फिश इस तरह से नहीं मिलती है। तो मैंने ना एक वो, आप सही कह रही हैं, एक वहम भी हो जाता है। ये रेड स्नैपर कच्चे लेके चलो आप ब्रेक पे जाते हैं है ना जी। वो प्रोजेक्ट ब्रेक पे जा रहे हैं। हमें कुछ सुनना है। गुड वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या चीज़ रास आती है, क्या चीज़ रास नहीं आती? देखते हैं भाई क्या है। पहाड़ी इलाके, पहाड़ी इलाके रास नहीं आते। इस लड़के को अच्छी चीज रास नहीं आ रही। पहाड़ी इलाके, पहाड़ पे जाके येलो कलर पहनो जुम्मे के दिन और सांस लो जोर जोर से। हाँ, देखो वहाँ पहुँच हमारे साथ जाओ, हमें लेके जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वहाँ पहुँच के तो रास आते हैं, लेकिन जो पहाड़ी ड्राइविंग है ना, मोशन सिकनेस, मुझे भी रास्ते उल्टियाँ करती जाऊंगी अगर मैं पीछे बैठी हुई हूँ। अगर मैं खुद चला रही हूँ या मैं सामने बैठी हुई हूँ, स्पेशली अगर खुद चला रही हूँ तो ठीक है। अगर मैं साथ भी बैठी हुई हूँ तब भी प्रॉब्लम है, और पीछे बैठे हुए तो उल्टियाँ कर करके मेरा बुरा हाल हो जाता है। तो अब अगर मेरी फैमिली में से कोई जाता भी है ना, तो मैं कहती हूँ तुम लोग चले जाओ यार, मैंने नहीं जाना। तो आप एक जाके भी एक दिन जो आपने बीमारी पड़े रहना है, उसका इलाज है। मैं भी एक गोली वैसे खा लेती हूँ, वो वाली आप लोमोटिल, हाँ लोमोटिल ले लेंगे। मैं बताऊँ ना, ग्रेविनेट। मैं पहले ट्रैवलिंग बहुत की बाय रोड और मैं डर गई थी। जो इतनी तबीयत खराब ना, फायदा क्या, बहुत बुरा हाल होता है। बेसिकली क्या होता है, जब तुम किसी ड्राइविंग सीट पे आगे बैठो, सुनो कभी कुछ नहीं होगा। हमें वही और पीछे बैठोगी ना तो बिल्कुल सेंटर आपके ऑब्स्टिकल। मैं आपको यही बात मैं अभी मेरी कंटिन्यू कर रही हूँ कि साइड में नहीं बात करो। पहाड़ी सिलसिले उसमें तो बहुत ही बुरा वाला मोशन सिकनेस है मुझे बहुत। मतलब मैं ना कोई झूलों की जो राइड्स होती हैं वो भी नहीं ले सकती हूँ। सर को टाइट रखो। और अभी भी मैंने जैसे अपने घर से यहाँ आना होता है और मुझे पीछे बैठना होता है, तो मैं पीछे बैठ के आगे का जो सीट का हेडरेस्ट होता है मैं वो निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे सामने नजर आए। सेंटर में बैठा करो, अदरवाइज तो मैं तो आगे बैठ के आती हूँ। चक्कर, नौजिया, गंदा वाला। हाँ ये होता है। अच्छा मुझे सिर्फ वो जो चक्कर होते हैं ना, जैसे कई दफा किसी बिल्डिंग की आप कार पार्क में भी जाए ना, तो वो यूं करके मुझे उसमें होता है। तो मैं क्या करती हूँ, आंखें बंद कर लेती हूँ फॉर दैट शॉर्ट। बताओ क्या, मैं तो देयर रिसर्च, सर हिलना नहीं चाहिए, टाइट रखो इसको। जब तुम सर टाइट रखोगी फिर कुछ नहीं होगा। ये जब हिलता है ना, ये मैं तो कोई मुझे कहते ना गलती से अंपर जरा वो दिखाना, मुझे तो बिल्कुल मैं गाड़ी में आधी बात बोलती। सॉरी, कोई कहे कि मोबाइल नंबर कर लो, कुछ भी मोबाइल पे ढूंढ के दिखा दूं, पढ़ लूं,
within seconds फौरन मुझे Nausea nausea होता है। start हो जाएगा 100%। मुझे भी होता है। Within गाड़ी में seconds। मैं पढ़ नहीं सकती, मैं ओ किताब हाँ, नहीं ये पढ़ तो मुझे भी है, सकती। ये मोशन सिकनेस जिन जिन लोगों को है ये तो प्रॉब्लम है। किसी को बहुत होता है, हाँ गाड़ी चलते में आप फोन यूज करो, आपको चक्कर आने नौजिया हो जाता है, बहुत बुरा। जरा प्लीज टेप रिकॉर्ड लगाना, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, यार देखो मैं आगे बैठी हुई हूँ। जितना हंगामा करवाना है मुझसे तुम उतरवा के करवा लेना, गाड़ी में बातें करवा लो, अच्छा, I know, मैं अंबर जी का तो अंबर जी के साथ बहुत दफा पिक एंड ड्रॉप हुआ है मेरा ना, तो अंबर जी हमेशा आगे बैठती है, तो मुझे पता है कि इनको भी मेरी तरह मोशन सिकनेस है। फिर जब ये आगे बैठती है, मेरे पास तो सेलिब्रिटीज घर से पिक होते हैं और रास्ते में मेकअप करते हुए आते हैं। नहीं आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं। हम तुम्हारे शो में उल्टियां करते हुए यहाँ पर 3 लोग बैठे हैं जिनको मोशन सिकनेस होती है। 3 लोग बैठे हैं इनको मोशन मेरे सिकनेस है। डैडी को पता चले अगर मैं ये करूं, आपके नताशा अभी तक नहीं आई, लाइव शो में पता चला है नताशा उल्टी करने के लिए गई, बाथरूम अच्छा, आ रही है। कभी जिंदगी में मुझे जहाज में बैठकर वो जो होता है ना कानों में दर्द और वो प्रेशर कभी फील नहीं हुआ। इत्तेफाक से हुआ ये कि अभी मैं जा रही थी लाहौर, तो मुझे मिली सबसे पीछे की सीट, पता नहीं मैंने बिल्कुल चलते फिरते बुक कराई थी, आखिरी वक्त में सबसे पीछे की। पहली दफा जिंदगी में मैं लोकल एयरलाइन में पीछे बैठी, तेल में बैठी होगी। अरे भाई मेरे तो लग रहा था मेरे कान फट जाएंगे। नजला तो नहीं था, अगर नजला होता है उसमें कान में तो बहुत मुझे तकलीफ होती कुछ है। नहीं था। मैंने कहा मैं क्या करूं, मतलब ये क्या हो रहा है? प्रेशर कभी ज्यादा। फिर turbulence उन्होंने होती मुझे है, पता उससे नहीं भी कोई होता है। चीज दी, गरम करके ना, तौलिया थी या क्या थी, मुझे गरम पानी में गरम करके दी कि आप ये कान में लगा लें। फिर मैंने वो गरम जो नहीं, वो जो वो तौलिया थी वो उन्होंने गरम उसमें कप में डाली, वो कप मैंने दोनों कानों में ऐसे लगाए तो वो गरमाइश स्टीम मेरे कान में गई, तो मुझे जाके सुकून आया, वरना मुझे लग रहा था मेरा सर फट अच्छा, जाएगा, उसके मेरे लिए कान पता है फट कोई जाएंगे। जैसे आप यौन करते हैं ना, सब ये कुछ करने करके से देख भी लिया। हो जाता है। मैंने सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं होता जब तक वो मैंने स्टीम बहुत ली ना painful कानों होता में। है। बहुत पेनफुल। मैंने कहा अल्लाह ये तो पहली दफा हुआ है। बहुत नजले के अंदर जहाज बहुत सीवियर पेन होता है। व्हेन यू हैव पूरे कान में दर्द शुरू हो जाता है और फिर अल्लाह काफी दिन रहता है। अगर आपको ऑलरेडी रेशा है या हाँ जुकाम है, जहाज एक सर्टेन प्रेशर, पर हम ये नहीं कह सकते कि हमें जहाज में बैठना रास नहीं आता, क्योंकि वो तो हम सब नहीं, जगह नहीं, करते हैं। हम ये नहीं कह रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बैठ हर जगह जाएंगे हम, गोलियां खाएंगे। अच्छा ये क्या है? ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी। अच्छा खैर ऑक्सीडाइज हुआ के मेडिसिन पहले थी वो, मैं चलो मेडिसिन ज़्यादा अच्छा था। ऑक्सीडाइज तो वैसे तो इतनी ज्वेलरी पहनते हैं, लेकिन मैंने देखा है जो ऑक्सीडाइज वो वाली नहीं होती ब्लैक एंड सिल्वर, नॉट द प्योर, वो अगर रखी हुई ज्वेलरी होती, अब आप निकाल लो उसको, जब जब पहनी है पूरे दाने यहाँ हो वो जाते स्किन हैं। की सेंसिटिविटी है स्किन ना। के उसकी। अच्छा मैं एनीथिंग दैट इज नॉट नेचुरल यस या सिंथेटिक नहीं, वो आपको वैसे बॉदर मैं कर रहा पहनती है। हूँ ज्वेलरी, मुस्तकिल आर्टिफिशियल, उसको भी मैं धोती धो हूँ लें, साबुन से कि exactly. रख के वो देखो जो नहीं ऑक्सीडाइज वाली ज्वेलरी जो होती है सिल्वर एंड ब्लैक, उसमें वो आता है, उसको मैं वॉश करती हूँ। आई थिंक बहुत रखी हुई ज्वेलरी बहुत दिनों बाद, साल बाद निकालो तो रैश करता है। मैं धो के साबुन से फिर मैंने पहना है, तब जाके बहुत कम मैं तो हुआ है। पहन ही नहीं मैंने- सकती, मेरे कान पक जाते हैं। मैं हाँ, मेरे भी वो तो एक अलग चीज है, हाँ वो बहुत सुको होती है। हाँ। बट मैंने इसका इलाज है, उसको मैं धोती हूँ साबुन से, उसको ड्राई किया, फिर मैंने पहना है तो थोड़ी बहुत हुई लेकिन इतनी नहीं हुई। पता है क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग में जो केमिकल्स यूज होते हैं ना, yes. वो अगर रखा रहे, आप देखिए वो थोड़ा सा उसमें बल्कि थोड़े से वो वेटनेस सी आ जाती है Yes, उस फफूंद। तरह की ज्वेलरी में, ये। तो उसको वॉश करना लेकिन अच्छा उसका होता एक तरीका मुझे किसी ने बताया था जो अब मैं क्या? बड़े अच्छे तरीके से यूज कर लेती हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना गले हाँ, में या हाँ। कानों में। वो मुझे ये बताया था कि अल्कोहलिक स्वैप्स होते हैं ना, ठीक हाँ। है। उससे आप अच्छी तरह उसका कान का वो सुई को साफ कर लें, साफ करके फिर कुछ नहीं होता। Antiseptic। और अगर आपने गले में पहने तो उसके नीचे वाला अच्छे तरीके से आप उस अल्कोहलिक वही बात होगी ना, आपने clean किया, wash हाँ, कुछ नहीं होगा, एंटीसेप्टिक फिर हो नहीं गया कुछ ना। होगा, फिर इसका बचत हो मतलब जाएगी। कि आपको वो जो बैक्टीरियाज हैं वो तंग करते हैं, उसके जरासीम रखी हुई तो आप चीज़। साफ कर लें अल्कोहल से। लेकिन जो अगर आप कॉस्ट्यूम ज्वेलरी भी ले रहे हो तो कोशिश करें कि आप वो वाली लें जिसकी वो सर्जिकल स्टील वाली बैक होती है, वो कभी आपको तंग नहीं करेगी। ओके। अच्छा क्या है ईटिंग लेट एट नाइट? अरे ये तो बहुत सारे लोगों को रास नहीं आता। क्योंकि पता है आपकी बॉडी को एक तरह से आदत हो जाती है चीज़ों की, और वो जैसे वही वाली बात है, कुदरत का एक निज़ाम है ना कि दिन में डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही काम कर रहा होता है, इसीलिए कहते हैं कि नाश्ता आप अच्छा करें मगर मगरिब के बाद खाना छोड़ दें। Exactly. जो कि हमें सब कोई नहीं करता। तो मेरी कोशिश तो होती है कि 7 साढ़े 7 तक मेरा वो डिनर हो जाएगा, पैकअप हो जाएगा, जो भी खाया हुआ होगा। लेकिन कभी रात को मैंने अब देखा है कि नाउ स्पेशली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर मैं रात को लेट खाना खाती हूँ
और अगर खुदा ना खास्ता मैंने रेड मीट खाया है, ओहो, क्योंकि वो टाइम लेता है ना, उसमें बहुत वो जो हम लोग जाके स्टेक्स खाते थे या करते थे, सीख कबाब हो, स्टेक हो, इस तरह की चीज़ें वो डाइजेस्ट नहीं होती रात में, अजाब में रात गुजरती है, सुबह आप उठते हैं आपको जी भारीपन हो रहा होता है, तबीयत, मतलब अब मुझे डर लगता है रात को स्पेशली रेड मीट खाते हुए। इवन पिज्जा मैं फिश ले लूंगी, चिकन ले लूंगी, समथिंग लाइट, यस यस, लेकिन और कच्ची सब्जियां नहीं, सैलेड्स नहीं, वो तो खैर बचपन से आदत है कि रात को नहीं खाते कच्ची चीज़ें, लेकिन वो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा ना नेचुरली रहना ज़रूरी है, क्योंकि अब तो वो अल्लाह ताला आपसे बता रहे होते हैं कि करो, किया है ना अपना नुकसान, बॉडी ना आप शुरू से सिस्टम चला रहे हैं ना तो यूज्ड हो जाती है। अब आप जैसे जल्दी खा लिया, अब आप लेट खाएंगे तो हजम नहीं होता। नहीं हजम होता। मुझे वो चंद चीजें स्पेशली मीट नहीं हजम होता। एक मुझे इतनी मुश्किल चीज़ है जो रास नहीं आती, क्या खून लेना और खून देना होता है ना, या टेस्ट कराना, निकलवाना, मेरी नस नहीं मिलती, अल्लाह इतनी मुश्किल होती है। अब वो जो नस वो ढूंढने वाले हैं, वो टेस्ट करने वाले हैं, वो कहते हैं कि क्या आप डाइट पर हैं, आप पानी नहीं पी के? मैंने कहा मैं तो पूरा वक्त से पानी पी रही थी। मुझे इतनी प्रॉब्लम, और ये मेरी जीन्स में है, मेरी अम्मी में भी यही है। अच्छा, मेरी अम्मी के साथ ये कि मम्मा के आखिरी वक्त में उनकी तो नसें ही नहीं मिल रही थी, कहाँ से उनको ड्रिप लगाए या तो पैर के उस पे लगाए। बड़ी बीमारी में तो खैर सुकड़ भी जाती है ना, लेकिन भाई मेरे तो अभी अल्लाह का शुक्र है कोई बीमारी नहीं लोगों में होता है, नहीं मिलती। हमारी फैमिली में है। क्यों? आपकी वेन्स अगर बहुत पतली होती हैं ना, बारीक होती हैं, और कई लोगों की स्लिपरी होती हैं, वो जब लगाती भी ना नजर आ रही होंगी, मेरी ऐसे नजर आती हैं भाई, लेकिन जब वो लगाएंगे ना, मुझे डॉक्टर, मैं एनेमिक हुई, मुझे डॉक्टर ने कहा आयरन की ड्रिप लगा ले, तो मैं हॉस्पिटल गई तो जो नर्स ने कहा आप सेलिब्रिटी हैं, मैं आपके घर आ जाऊंगी, आप घर चली जाए। मैंने कहा अच्छा सही है, तुम आ जाना, अच्छा है, मैं यहाँ कहाँ बिस्तर पे लेटूंगी। वो मेरे घर आई, उसको मेरी नस ही नहीं मिल रही, ड्रिप खोल के उससे वो लगाई, या लगा रही है वहाँ लगा रही है, फिर दूसरी चेंज कर रही है बटर, और मुझे गुस्सा, मैंने कहा अच्छा खासा अस्पताल में आई थी, वहाँ मेरे पास वैरायटी थी नर्सेस की, इसने खामा खाई में मुझे पाक क्रिएट की और घर के आने का, और मेरी ड्रिप भी अब मैं लिए फिर रही हूँ, और रात होती जा रही है, और रात को आयरन की ड्रिप लगवानी नहीं चाहिए। तो मुझे इतना, ये मुझे रास नहीं आता, मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ खुदा ना खास्ता कल को मैं बीमार और मैं खून नहीं देख सकती, मैं खून नहीं देख सकती। वो जो अगर टेस्ट कराने के लिए निकल भी रहा है, निकाल रही होते ना, तो मैं दूर कर लेती हूँ कि अगर मैंने देख लिया ना तो मुझे एक बड़ा सा चक्कर आएगा, सिर्फ बेहोश नहीं होती बस मैं। सीरियसली? हाँ भाई, मैं खून, इवन मैं टीवी में कुछ देखते हुए, मैं जैसे ही ब्लड दिखाते हैं मैं फौरन आंखें बंद कर लेती हूँ, इधर कर लेती हूँ। शुक्र है कि सिर्फ देखना। मेरी एक दोस्त है, वो तो चिल्लाएगी, वो कर ही नहीं सकती, उसको 3 घंटे चाहिए पकड़ पकड़ के जबरदस्त। तो लोगों ये को टॉपिक कहीं और ले जाती है, यूट्यूब की चल रहा है नहीं ये टॉपिक कहीं और ले जाती है, मैं इस वक्त रास आने वाला टॉपिक है। सुई से भी होता है, डर खौफ, सुई याद आई, नीडल से। ऑलिव ऑयल किसका है नताशा, तुम्हारा है? ऑलिव ऑयल के बारे में सभी कहते हैं, सजेशंस भी देते हैं यहाँ बैठ के आपके शो में भी, कि अगर क्लेंजिंग करनी है तो ऑलिव ऑयल यूज करें, ये बालों के लिए यूज करें। मैंने तो सुनने के बाद मुझे नाइला जाफरी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें, वो उन्होंने मुझे एक दफ़ा सजेस्ट किया कि तुम ये क्या लोशन और क्रीमें क्लेंजिंग के लिए यूज़ करती रहती हो, ऑलिव ऑयल यूज़ किया करो, क्लेंजिंग के लिए स्किन भी सही रहेगी। और ये उन्होंने मुझे कुछ तरीके बता रही थी कि रगड़ना भी नहीं ज़ोर से और कुछ भी नहीं करना। मैंने वो ऑलिव ऑयल की छोटी वाली वो टिन आता है, मैंने वो खरीदा, मैंने कहा सही कह रही हैं भाई, लो भाई वो मैंने क्लेंजिंग कर तो ली, मेरा मुँह ऐसे लाल जैसे किसी मंकी का लाल। हाँ नहीं, चेहरे पे नहीं लगाते ऑलिव ऑयल, इतना सूट नहीं करता है मेरा बुरा हाल। अच्छा, और फिर एक और चीज़ आपको बताऊंगी, आपने गलत वाला ऑलिव ऑयल लगाया, क्योंकि जो स्किन की सेंसिटिविटी बहुत होती है, स्पेशली फेशियल स्किन की, तो ऑलिव ऑयल जो फर्स्ट प्रेस होता है ना, कोल्ड प्रेस, वो वाला यूज होता है फॉर स्किन। जो ग्रीन टिन वाला है ना, ये थर्ड फोर्थ प्रेस होता है। अच्छा, यू कैन यूज इट फॉर बॉडी। फिर जी हेयर ऑयलिंग करें ऑलिव ऑयल से, बाल लंबे होते हैं, थिक होते हैं, सर में लगा तो मैंने लिया, खुजा खुजा के सर में ड्राई कर देता ऑलिव ऑयल को। मुझे तो रास आता है ऑलिव ऑयल को, मुझे तो बिल्कुल बॉडी स्किन टाइप अपना वो सारी चीजों का ये देखिए ना, जैसे आप कह रही हैं शहद आपको सूट नहीं करता, शहद मुझे सूट करता है, मैं तो चम्मच भर के भी, या पानी में नीम गर्म पानी में मिक्स करके करने वाला,
तो वही वाली बात है जो मैंने शुरू में की थी कि सबका अपना बॉडी टाइप है, Yes. इम्यून सिस्टम है, हाँ. अपनी स्किन टाइप है, Yes, तो वो जरूरी exactly. नहीं है अब जो देखो चीज़ जैसे आपको- किसी को रेटिनॉल रेटिनॉल इतना हिट हो रहा है, किसी को रेटिनॉल रास नहीं आता, किसी को जो है वो नायासिनामाइड रास नहीं आता, हेलोनिक एसिड जो है, hyaluronic acid। हाँ मुझे वो सूट नहीं निदा, किया। कभी कभी रेटिनॉल का ये ना कि उसकी मिकदार स्ट्रॉन्ग अगर है तो नहीं रास आएगा, लोगों को इतना पता भी नहीं होता, स्ट्रॉन्ग कर लेते। जब नया नया रेटिनॉल आया था, खास था कि मिक्सिंग, इसकी मिक्सिंग विद द क्रीम, बेस क्रीम, तब जाके तो लोगों के एक्सपीरियंसेस ये वाले। इवन ऑलिव ऑयल का मैं तो ये बताऊं कि जो एक बड़ी जर्नलिस्ट थी, बड़ी स्मार्ट थी, वो मुझे उन्होंने कहा, मैंने उनकी एक बीमारी थी, उन्होंने इतने स्टेरॉइड्स लिए कि स्किन ना लटक गई थी, कहती अगर तुम देख लेती तो तुम तड़प जाती। उन्होंने 6 महीने ऑलिव ऑयल पिया है और मालिश कराई और माशाल्लाह नॉर्मल स्किन। तो देखो सूट करने पे सही बात अच्छा, है। आपने बताया था आपको स्मोक सूट नहीं करता, जाहिर है वो तो किसी को रास्ते में आता है। जाहिर सी बात है, स्मोक true। तो मुझे इंतहाई तकलीफ मतलब वो देता है। सिगरेट वाला स्मोक या ये बसों वसों का ये? नहीं, बसों का तो खैर किसी को भी नहीं आता, लेकिन किसी किस्म का धुआं, जैसे अगर कोयले का धुआं ज्यादा हो, केरोसिन का हो, सड़क पे वो हो, सिगरेट हो, सिगार हो, मतलब मैं इवन मुझे तो मच्छरों का कॉइल वाला धुआं होता है ना, Even- गला बैठ जाता है मेरा सिर्फ गला में मेरी सांस बंद होने लगती है, लाइक ऐसा ये वाली चीज होती है, मुझे वीजिंग हो जाती है। अच्छा। एंड इवन वेप, और मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज लोगों को लगता है कि जी वेप में तो वेप कुछ में नहीं है, धुआं नहीं आता। नहीं आता है। जिसको नहीं आता है, तकलीफ बुलाता है, कैसे नहीं आता। और ये आप कहें कि जी उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो मैं अभी इनको बता रही थी ब्रेक में कि एक अच्छा, अमेरिकन एक ज़माना पल्मोनोलॉजिस्ट था। हैं, हाँ। उन्होंने बाकायदगी से वेप को डाइसेक्ट करके निकाल कर, बिकॉज इज अ पल्मोनोलॉजिस्ट, हाँ। एक एक चीज एक्सप्लेन की, और वो जहाँ पर सारा निकोटीन उसका इकट्ठा होता है उसको भी निचोड़ के उन्होंने उसका भी लैब टेस्ट किया है। इट इज एक्चुअली इवन मोर डेंजरस देन हैविंग सिगरेट्स। अच्छा, मैं बताऊं हिना जी, तो लोग कहते हैं ना कि नहीं वेप से तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, हम तो मैं कहती हूँ आपको नहीं हो रहा ना, जिसको तकलीफ है उसको तो कहीं दूर से अच्छा मैं कहूंगी पहले ना बहुत आम था कि बैठ के सामने आपके सिगरेट पी लेते थे, और अगर आप मुंह बनाते थे तो कहते थे बड़े नखरे सड़ी है ये तो। लेकिन अब ना लोग बहुत इसकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। सब नहीं करते, आई एम सॉरी। ज्यादातर मैं मैंने भुगतती देखा है हूँ कि ना। वो बाहर जाके करने लगते हैं स्मोक। जिस मुल्क में जहाँ पर जाती है। कानून है ना, वहाँ पर लोग, हमारे लोग स्पेशली लिहाज कर जाएंगे बिकॉज उनके पास ऑप्शन नहीं है, मगर अभी भी आई एम सॉरी, हमारे मुल्क में मैंने देखा लोग रेस्टोरेंट से भी स्मोक कर रहे होते हैं, लोग दूसरों के घरों में जाके भी स्मोक कर रहे होते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट्स में तो स्मोकिंग एरिया और नॉन स्मोकिंग एरिया बिल्कुल अलग अलग होते हैं। पूरी दुनिया में इंडोर स्मोकिंग अब अलाउड नहीं है। नहीं, आप बाहर जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में 2 घंटे जो आपने खाना खाना मेरा होता है, आप नहीं मेरा करते। गला अच्छा, बैठ जाता है। आप कहती हैं, आप कह रही है ना कि वो हमारे- हमारे जलेबी से आपका गला बैठता है, जी, मतलब जी, ये जो शूट पे धुआं करने के लिए वो नहीं वो कर धुआं जलाते धुआं कहने हैं, वाली उस थी। पे मेरा नाक आंखों से मैं भी कहने वाली गला थी, सुनो बैठ ये जाता है स्मोक मेरा। वाला मेरा था, मुझे बताने दो। अच्छा नहीं, हम अपने भी देंगे। अब क्योंकि टाइम सब खत्म हो रहा है, बोलेंगे। ब्रेक पे जाने जल्दी से कंप्लीट करें। मैं सिर्फ क्या इसी बात को कंप्लीट करूंगी कि थोड़ा सा आप अपने आप को तो नुकसान दे रहे हैं, उसके बारे में आप कन्विंस हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, चले वो आपकी मर्जी, मगर दूसरों को तकलीफ मत नहीं पहुंचाएं। दे, बिल्कुल। और अगर एक कानून बना हुआ है ना, उसकी कोई वजह होती है, अगर कोई कुदरत का कानून भी बना हुआ है तो उसकी भी कोई वजह होती कोई है। वजह हो। थैंक यू अपने अपनी वो क्या कहते हैं रास ना आने वाली चीजें हमसे शेयर करने का। लेकिन इस प्रोग्राम से आपने जो सीखा वो ये सीखा कि हर चीज जो भी आपको कोई भी बता दे कि भाई ये कर लो, बच्चे को ये खिला दो, वो पिला दो, ये कर लो, सो पहले उसका पैच टेस्ट करें अपने ऊपर भी। जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें रास आ रही हो वो दूसरे को भी आ रही आपको हो। भी रास आए। सो थोड़ा सा कॉन्शियसली इसको हैंडल करें। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो पते की बात जो कि हम कर रहे होते हैं आपके साथ, और ये जो कोलैब है ये ARY और कश्फ फाउंडेशन का कोलैब है, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके बच्चों की, आपकी खुद की ग़िज़ाइयत के हवाले से। सो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो कि बच्चों में मैल न्यूट्रिशन जो है उसको रोकथाम के लिए, उसकी रोकथाम के लिए क्या प्रिवेंटेटिव मेजर्स एंड सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उस हवाले से बात करेंगे। और ये गुफ्तगू करने के लिए कि जो बच्चों के अंदर मैल न्यूट्रिशन है, जो ग़िज़ा की कमी है, उसकी वजह से सिर्फ उनकी
फिज़िकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ पे ही नहीं बल्कि उनकी नौकरी, उनकी तालीम, उनकी इमोशनल वेल बीइंग, हर चीज़ किस तरह से मुतासर होती है। और इस बात पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ डॉक्टर खालिद मौजूद हैं, आज भी सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं। उनसे कुछ सवालात करते हैं मेल न्यूट्रिशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। बहुत शुक्रिया जी। हम बात अपनी शुरू करेंगे यहाँ से। ख़ास तौर पे देखिए, शहर में थोड़ी बहुत अवेयरनेस तो होती है, पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, मिली जुली सी यहाँ ज़ाहिर है जेंट्री होती है, मगर जो इंटीरियर है, जो सिंध के स्पेशल जो देहात हैं, वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन की सबसे बड़ी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया केशव फाउंडेशन और एवाई डिजिटल, थैंक यू वेरी मच। हम बहुत अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 62% आबादी वो है जो कि देही इलाकों में रहती है। बिल्कुल। देही इलाकों के अपने चैलेंजेस हैं जो कि शहर से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। जहाँ पे देही इलाकों के अंदर चैलेंजेस ग़िज़ा की फराहमी और सेहत और सफाई की अवेलेबिलिटी एक मसला है, वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज का एक्सेस होना भी एक मसला है कि वहाँ पर लोगों के अंदर तालीम कम है, हेल्थ की सहूलियात कम है और लोगों के अंदर शऊर की कमी है। बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से सिंध के अगर हम देखा जाए तो सिंध की थोड़ी सी सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ है कि सिंध के अंदर जो देही आबादी है वो 48% है। सिंध के अंदर जो 6 डिवीज़न्स हैं उसमें 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उस 30 अज़ला के अंदर जो ज़्यादातर जो आइडेंटिफाई होते हैं उसके अंदर मीरपुर खास डिवीज़न जो कि थर का इलाका है और हैदराबाद डिवीज़न कि जो पिछले दिनों फ्लड से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। पाकिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी लाइन है वो 37% है, लेकिन इस पॉवर्टी की वजह, इस फ्लड की वजह से ये 53% तक फॉल की है। तो ये जिससे गुर्बत के अंदर इजाफा किया है, जिसके अंदर ग़िज़ा की फराहमी एक बड़ा चैलेंज हुआ, जिसकी वजह से आपका साफ पानी की कमी भी हो गई ना? जी साफ पानी की कमी हुई। फिर इस तरह जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो मुतासिर हुआ जो कि हेल्थ सर्विसेज को फराहम करता है। तो ये भी एक देही इलाकों के अंदर बड़ा चैलेंज है। हम पहले भी ये बात करते रहे हैं कि हमें माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि हम उन माओं को जो कि अभी हामला हैं उनकी सेहत पर तवज्जो देनी पड़ेगी, उनकी सेहत को बेहतर करना पड़ेगा ताकि वो एक सेहतमंद बच्चे की पैदाइश कर सके। अच्छा, अक्सर रिसर्च जो है वो ये भी कहती है कि जो सिंध में जो देही इलाकों में जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो रीडिंग और राइटिंग में बहुत वीक है आपकी बात कंपैरेटिवली और बाकी बच्चे जो हैं उनके मुकाबले में। क्या ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से? बिल्कुल ऐसा है। ये इस पे भी अभी बहुत सारी चीज़ें, यानी ये बहुत अंडर डायग्नोस्ड और अंडर असेस्ड है कि इसके लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी और रिसर्च होने की ज़रूरत है। एक रिसर्च हुई थी जिसपे 400 स्कूल्स थर के, जिसमें 3000 बच्चों की असेसमेंट की गई थी और उसमें जो लो स्कूल परफॉर्मेंसेस जो असेस की गई थी वो 53% थी, लेकिन जो मेल न्यूट्रिशन वाले लोग बच्चे थे उनमें 66% तक उनमें लर्निंग एबिलिटीज़ या लर्निंग कैपेसिटी की कमी थी। तो ये बात साबित होती है कि जो बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, यानी अपनी उम्र के लिहाज से जिनका वज़न कम होता है, अपनी उम्र के लिहाज से जिनका कद कम होता है, उन्हीं बच्चों की मेंटल कैपेसिटी भी कम होती है, यानी उनकी जहानत भी कम होती है, उनकी लर्निंग जो कैपेसिटी है वो मुतासिर होती है, जिसपे उनको पढ़ना, लिखना, समझना और ख़ास तौर पे वो चीज़ें जिसके अंदर मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन है, ग्राफ्स को समझना और कोऑर्डिनेशन करना, ये सारी चीज़ें उनके अंदर मुतासिर होती है और जिसकी वजह से उनकी स्कूल परफॉर्मेंस काफ़ी लो होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्टंटिंग और वेस्टिंग के अलावा बच्चों के अंदर और कौन सी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस पाई जाती है? बहुत अच्छा सवाल है कि स्टंटिंग और यानी कम वज़नी और कम कद होने के साथ साथ जो बच्चों के अंदर जो न्यूट्रिशन के जो ज़्यादा मसाइल हैं उसमें सीवियर एनीमिया, अच्छा, यानी खून की शदीद कमी। ये दूसरी जो चीज़ हमें शहरी इलाकों में भी नज़र आ रही है और देही इलाकों में भी है कि वो है रिकेट्स, यानी विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से बच्चों की आमतौर पे पहले बच्चे ये शिकायत करता है कि उसकी मसल्स के अंदर, उसकी हड्डियों में बहुत तकलीफ होती है,
उसको बॉडी में बहुत पेन होता है, फिर उसके अंदर हड्डियों की बनावट के अंदर फ़र्क आने लगता है, फिर ऐसे बच्चों के अंदर कद भी कम रह जाता है, पुअर डेंटिशन होती है यानी दांत का निकलना लेट हो जाता है। तो ये सारी अलामतें होती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इसी के अलावा हम माइक्रोन्यूट्रिएंट में जिंक की डेफिशिएंसी को देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास के विटामिन ए की डेफिशिएंसी हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये डेफिशिएंसी है जो ना सिर्फ बच्चे की न्यूट्रिशन को मुतासिर कर रही होती बल्कि बच्चे की इम्यूनिटी को भी मुतासिर कर रही होती। बिल्कुल। अच्छा, अमूमन वैसे तो पूरे पाकिस्तान में स्पेशली देही इलाकों में जो मर्दों की डोमिनेशन है वो घर में ज़्यादा होती है, तो उनको ये बावर कराना, उनको ये अवेयरनेस देना कि मतलब हेल्थ के हवाले से एजुकेट करना कितना ज़रूरी है, मेल न्यूट्रिशन के हवाले से बताना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमारे यहाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। बिल्कुल। और बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के अंदर ख़ास तौर पे अगर मिसाल के तौर पे बच्चे को अगर डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है तो उसका फैसला भी बाप करता है। और कौन से कहाँ लेके जाना है, कौन सी हेल्थ सर्विसेज पर लेके जाना है, और फैसला बाप भी करता है और बाप का इंतजार होता है कि अब वो आएंगे तो उनके साथ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि उसमें फाइनेंसिस भी इन्वॉल्व होती है, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए उसका एक किरदार होता है। तो उनको एजुकेट करने की बहुत अशद ज़रूरत है। उनको ये भी बताने की ज़रूरत है कि जो बच्चा या बच्ची जो आपकी नस्ल को, आपके नाम को आगे लेके जाएगा, उसकी सेहत के लिए ज़रूरी है कि उसकी जिस्मानी और उसकी जहनी सेहत को बेहतर होना ज़रूरी है। और उसके लिए उसकी रेगुलर इंटरवल के साथ उसकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट होने की ज़रूरत है। जिन बच्चों का वज़न और कद कम है उनके स्कूल टीचर के साथ भी एजुकेशन के लिए हवाले से परफॉर्मेंस को भी असेस करने की ज़रूरत है। और अगर उनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, जिसके दुश्वारी है, तो हमारे यहाँ तो उनकी असेसमेंट के सूरत हाल हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे टीचर्स नहीं हैं जो बच्चों की लर्निंग प्रॉब्लम्स को समझ सके। वो समझते हैं कि शायद ये बच्चा तवज्जो नहीं दे रहा या इस बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, जबकि उसको ये नहीं पता कि वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हुआ है, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का सामना है। तो ऐसे हमें ना सिर्फ फादर को एजुकेट करने की ज़रूरत है, उसको अवेयरनेस की ज़रूरत है, बल्कि हमें एजुकेशन सिस्टम में जो लोग तालीम दे रहे हैं उनको भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे फैमिली प्लानिंग का असर क्या मेल न्यूट्रिशन पे होता है? बिल्कुल होता है। इस तरह के हमारे यहाँ पर लोगों में स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी एक बच्चा जिसको 2 साल तक माँ का दूध पीना है, अभी वो माँ उस बच्चे की जिम्मेदारी से ही पूरी नहीं हुई थी कि उससे दूसरा कंसीव कर लिया बेबी। तो उससे क्या हुआ कि उसकी जो पहले बच्चे की फीडिंग डिसकंटिन्यू हो गई और वो बच्चा उसकी फीडिंग मिसमैनेजमेंट होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से बच्चा जो डाइट के हवाले से न्यूट्रिशनल डिप्राइव्ड होने लग जाता है, बल्कि इल भी होने लग जाता है। तो स्पेसिंग होना कि मेडिकल में हम समझाते हैं लोगों को कम से कम 3 साल की स्पेसिंग हो, ताकि बच्चा 2 साल तक अपनी लैक्टेशन पीरियड कंप्लीट करे, दूध पी रहे, माँ की सेहत भी मुनासिब रहे, ताकि वो अपने बच्चे की ना सिर्फ कि उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रख सके, बल्कि उसकी दीगर तरबियत के हवाले से भी कुछ वक्त दे सके। अच्छा, क्या माँओं को सही गाइडेंस मिल रही है फैमिली प्लानिंग या बच्चों के गैप के हवाले से? मेरा ख्याल है कि इस पे अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर अपना ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन को देखें तो वो बहुत तेज़ी से उसमें इजाफा भी हो रहा है। और हमें इसके अंदर बताने की ज़रूरत है कि माँओं की सेहत के लिए, आने वाली नस्लों की सेहत के लिए ज़रूरी है कि हम इस पर बहुत ज़रूरी मालूमात हासिल करें और हम माँओं की सेहत पर काम करें, हम नौज़ायदा बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग और वैक्सीनेशन पर काम करें, फिर उनकी असेसमेंट और इवेल्यूएशन पर काम करें। और अगर जहाँ पर जिन बच्चों को, जैसे आपने इब्तिदा में बात की कि माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी मुतासिर होते और उनको ज़िंदगी में फैसले करने की सलाहियत, डिसीजन मेकिंग में ज़िंदगी भर में मुश्किलात। अच्छा, जैसे वही बच्चे जो लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, माँओं को कैसे इंडिकेटर मिले कि उनके बच्चों में ये प्रॉब्लम पाई जा रही है? एक तो वो जिस्मानी तौर पर जो उनका एंथ्रोपोमेट्रिकल जो असेसमेंट है वो कम होगा, उसका कद कम होगा, उनका वज़न कम होगा। दूसरा, उसके स्कूल की शिकायत होगी कि उसका फोकस कम है, उसकी अटेंशन कम है। ऐसे बच्चे अटेंशन डेफिसिट का शिकार होते हैं। ऐसे बच्चे डिसलेक्सिया
यानी डिसलेक्सिया में एक चीज़ ये भी होती है कि बच्चे रिवर्स राइटिंग करना शुरू कर देते हैं। बच्चों की स्कूल के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे होते, उसकी बाकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, दुनिया के दीगर मामलात में उसकी तवज्जो बहुत अच्छी होती है और वो सारी मालूमात रखते हैं, लेकिन जब पढ़ने के मामलात आते हैं तो उनके वो नतीजे हासिल नहीं हो रहे होते। हत्ता कि आपने अच्छा टीचर, अच्छा स्कूल, अच्छा ट्यूटर भी तैनात कर दिया, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहे क्योंकि आपने रिसोर्स टीचर जो स्पेशल एजुकेशन का माहिर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, जो स्पीच थेरेपिस्ट है, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, उसको एंगेज नहीं किया। तो आपको वो सारा मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच करनी पड़ती है उन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के लिए। तो इसकी अवेयरनेस जहाँ वालिदैन को होनी चाहिए, इसकी अवेयरनेस एजुकेशन से मुतालिक लोगों को भी होनी चाहिए कि एक बच्चा जिसकी बैकग्राउंड भी अच्छा है, बाकी बच्चों की तालीम और तरबियत भी अच्छी है और परफॉर्मेंस, लेकिन ये बच्चा सही परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये फिर टीचर्स को आगाह करना चाहिए, पेरेंट्स को, कि यहाँ कोई ना कोई ऐसी मसला है मैल न्यूट्रिशन के हवाले से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, हर चीज़ आसान अल्फाज में आपने पहुँचा दिया हमारे नाज़रीन तक। तो ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है आपका जुम्मा अच्छा गुजरेगा। आपसे मुलाकात होगी पीर के दिन, मंडे के दिन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।